अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल रोज़न खुले रखो आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है शुमाइला दिल इबाद ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अम्मी, ये बटन टांग दे, मैंने अभी देखा है, ये तो लूज़ है। जुनैद ने शर्ट वज़ाइफ में मसरूफ़ जाए नमाज पर बैठी शाज़िया की तरफ बढ़ाई। मैंने चाश्त पढ़नी है बेटा, तुम सिबगा से कहो, मुठी नहीं होगी है ना? एहसास होने पर वो एकदम तस्दीक चाहते अंदाज में बोली। अम्मी प्लीज़ जल्दी करें, मुझे मीटिंग होस्ट करनी है, इसलिए जल्दी पहुंचना है। जुनैद, ऐसे कैसे चलेगा बेटा, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? मैं अब इस मामले में नहीं बोल सकती, लेकिन तुम तो शौहर हो बेटा, तुम कहो। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो अपने बाप से बात करो। मैं तुम्हें इस तरह अज़ियत में नहीं देख सकती। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो मेरे मुँह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अम्मी, बिल्कुल खामोश हो जाएँ। इस तरह जैसे आपको ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना समझ सकती हैं। जुनैद, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी वजह से तुम्हें जिस तरह सज़ा मिल रही है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलें फिर से बात करें, तमाशा लगाएँ। एक बार फिर पूरा मोहल्ला देखे, खानदान में मेरी रुसवाई हो, आपकी बेइज्जती हो, हमारा घर तमाशा बने। तुझे अल्लाह पूछे ईमान, तूने जिस तरह मेरे शेर जवान बेटे के दिल में डर बिठाया है, मेरे दिल से आहें निकलती हैं। नासरा, खुदा करे अपनी चंडाल बेटी के मामले में तू भी मेरी तरह बेबस हो। अम्मी बस करें, जाए नमाज पर बैठकर कौन बद्दुआएं देता है? डर खौफ की बात नहीं, मुझे हमारे घर का खानदान और मोहल्ले में डिस्कस होना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हो रहा है। आपकी इसी जल्दबाज और जज्बाती तबीयत की वजह से जिंदगी बेसुकून हुई है। तू सच्चा है मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सच्चा है। मैंने तो सोचा था बहन है, क्या पता था नासरा डाइन बन जाएगी। अम्मी, बटन टांग दें। जुनैद ने एक बार फिर शाज़िया की बात काट दी तो शाज़िया ने बेटे की तरफ सहारे के लिए हाथ बढ़ाया ताकि वो उठने में मदद दे। पिछले कई सालों से उनका वजूद भारी हो चुका था। नीचे बैठ जाती तो सहारे से खड़ी होती थी। सुई धागा कहाँ रखा है, मैं आपको ला देता हूँ। किचन कैबिनेट की तीसरी दराज में होगा, अगर मासी ने इधर उधर ना कर दिया हो। जरा कोशिश से ढूंढकर जुनैद ने सुई धागे का डब्बा लाकर माँ के सामने रख दिया। शाजिया ने मैचिंग नलकी निकालकर सुई धागा जुनैद की तरफ बढ़ाया तो उसने सुई में धागा डालकर माँ को सुई वापस पकड़ा दी। चलो मान लिया ईमान से मैं जरा सख्ती से कह सुन लेती थी तो आखिर खाला होने का मान भी था, पर सिबगा के मामले में मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रही। जुनैद, तुम घर में कैमरे लगवा कर देख लो, ये लड़की 10 बजे उठती है, मेरा बना हुआ नाश्ता खाती है, अगर मैंने ना बना के रखा हो तो बिना नाश्ता किए चादर उठाती है, बिना पूछे बताए माँ के पास पहुँच जाती है, बना के रखा हुआ है नाश्ता करके जाती, सारा दिन वहीं रहती है, तेरे आने से 10 मिनट पहले घर पहुँचती है, फिर कमरे में घुस जाती है। तुम बताओ मैमूना इन्हें इस तरह सोने देती है? सुबह 5 से पहले सारी औलाद और अरशद को भी उठाकर खड़ा कर देती है। इधर ये सारा ड्रामा हमें तंग करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। मैमूना मौका ढूंढ रही है। अम्मी, हमने मौका ही तो नहीं देना, सिबगा जो भी कर रही है करने दे, देखकर अनदेखा कर दे, हमारे पुराने जख्म पर खनन तो आने दे। रही काम की बात तो छत वाले कमरे में कोई मुलाजमा मुस्तकिल रख ले, भले मियाँ बीवी हो या अकेली औरत, कोई नज़र में है तो आज ही बुला ले, नहीं मिल रही तो भी मुझे बता दे, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। हर सूरत आपके सर से काम का बोझ कम होना चाहिए ताकि सिबगा के हाथ बटाने की सोच आपके जहन से निकले। तुम्हारे अब्बू को कहाँ पता है कि भतीजी साहिबा के क्या रंग ढंग है? तुम कभी बताओ तो पता चले। मैं तो इस मौजू पर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती, वरना इस बुढ़ापे में ख्वार कर देंगे। शाजिया ने आह भरकर दांत से धागा कुतरा। जुनैद बिना जवाब दिए खड़ा रहा। कुल वक्ती मुलाजमा तो रखनी ही पड़ेगी, जो खाना बना सके और बाकी छोटे मोटे काम मासी से अपनी निगरानी में करवाए। पर तेरी जिंदगी का क्या, मुलाजमों के सर पे चलेगी? अपने अब्बू को सारी बात बताकर तो दे, वो अरशद से खुद बात करेंगे तो बेहतरी आ सकती है। अम्मी, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि जिस दिन सिबगा से शादी हुई थी मैंने उसी दिन अहद कर लिया था कि पहले वाला कोई फेल नहीं दोहराना। ये कुछ भी करके इसको ईमान की तरह मैंने नहीं टोकना, ना मैं आपको टोकने दूंगा। आप यूँ समझ लें जैसे वो घर में है ही नहीं, जैसे चलता है चलने दे। शाजिया आह भर कर रह गई। जुनैद बिना नाश्ता किए दफ्तर चला गया। आज बड़ी देर कर दी आने में, क्या जुनैद देर से गया या कोई काम करने लगी? नहीं, जुनैद तो आज पहले से भी जल्दी गया है, उसकी कोई मीटिंग थी, मैं देर से उठी हूँ। सिबगा ने चादर उतार कर तय करके करीबी सोफे पर रखी और गले में रस्सी की तरह पड़ा हुआ शेफून का दुपट्टा खोलकर फैला लिया। सबूबाजी, शादी ने आपको भी मौज करवा दी है, जितने बजे मर्जी उठो, कहने वाला कोई नहीं। कहकर तो देखे, जुबान ना खींच लूं। सिबगा लावारिस नहीं है? वाह, इसका मतलब है हम तो लावारिस हैं, जिनको आप सुबह अजान के वक्त उठा देती हैं। रिमशा के जवाब पर पोछा लगाती। तारो और सिबगा दोनों हंसी थी, जबकि मैमूना का मूड खराब हुआ। रिमशा, मेरे लिए गरम गरम खस्ता पराठा और कड़क चाय तो बना दो, कसमें पेट में इठन हो रही है। चलो रिमशा, जल्दी बहन के लिए नाश्ता बनाओ।
शाजिया ने नहीं बना कर रखा? साथ ही बेटी से पूछा। बनाया हुआ था पर आज ठंडा पराठा खाने को दिल नहीं किया, तो ऐसे ही आपकी तरफ आ गई हूँ। अपना काम कम से कम खुद कर लिया करो, लेट लेट कर मोटी भैंस बन जाओगी। ताई अम्मी की तरह फिर ना कहना बताया नहीं। किचन में पराठा बेलती रिमशा ने फिर से गुल अफशानी की। मैंने रात को छत पर वॉक शुरू कर रखी है, नहीं होती मोटी, तुम टेंशन ना लो। वैसे ना मोना बाजी बड़ी गल है, जो शाजिया बाजी अपने हाथ से बहू का नाश्ता खाना बनाती हैं। आजकल कौन ऐसे करता है? तारों ने पोछा लगाते हुए आदतन दखल अंदाजी की। ये बातें छोड़ो, तुम पोछा धोकर ले आओ। देखो कैसे फर्श पर सफेद सफेद मट्टी की लकीरें खींच रहा है। अभी तो धोया है सिबगा बाजी। बेशक देख लो, पानी बिल्कुल साफ है। साफ नहीं है, फर्श पर बारीक सफेदी नुमा डस्ट नजर आ रही है। जल्दी धोकर लाओ, शाबाश। इन काम वालियों की निगरानी ना करो तो गंद ही मार कर जाती है। ऐसा ही है अम्मी, आप कभी उधर काम वाली को देख लें, सर दर्द हफ्ता भर नहीं जाएगा। ताई अम्मी पीछे फिरती रही और वो अपनी मर्जी से ऊपर ऊपर से सफाई करके आधे घंटे में फारिग। घर के कोनों खुदरों में गंद छुपा हुआ है, फर्नीचर पर दाग, फर्श पर दाग। इतनी ऊपरी सफाई देखकर मेरा दिल कभी तो बहुत बेचैन होता है कि खुद कर लूं या कम से कम डस्टिंग करना ही शुरू कर दूं। नाना कोई जरूरत नहीं है, ईमान वाली गलतियां हमने नहीं करनी। नासरा की बातें भूल गई हो क्या? शाजिया को पुरसुकून नहीं रहने देना, तभी वो फसाद डालेगी। वो मौका हमने नहीं छोड़ना, बस अलहदा करवा के दम लूंगी फिर। एक बार ये अपनी खसलत पर आए सही, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ। अम्मी मुझे नहीं लगता ताई फसाद डालेंगी। अगर डालना होता तो जब से ये खेल शुरू हुआ है तभी डाल देती, कुछ भी कर लो। वो बिल्कुल नहीं बोलती, मुंह पर 12 जरूर बजे होते हैं। अरे सब्र तो करो, अभी वक्त ही कितना हुआ है। ये औरत अपनी फितरत नहीं बदल सकती। मैं देवरानी थी, उसने मुझे ना बर्दाश्त किया, ऐसी ऐसी जहनी अजियतें दी कि तेरे बाप की आबाई घर से निकलना ही पड़ा। अपनी प्यारी रात दुलारी सगी भांजी तक को बहू के रूप में बर्दाश्त ना कर सकी। ईमान को इतना मजबूर किया कि इन माँ बेटियों ने इनकी शादी के चौथे महीने तलाक लेनी पड़ी। कौन से वालिदैन खुशी से लेते हैं। नासरा झोलियां भरकर बददुआएं देती है कि इसकी सोने जैसी बेटी को दाग लग गया। अम्मी ताई तो चलो जैसी भी हैं, मुझे ईमान और उसकी अम्मा भी किसी तौर सती सावित्री नहीं लगती। रिमशा ने सिबगा की कड़क चाय के कप से चुस्की भरी। सिबगा ने फौरन ही अपना कप उससे छीना तो रिमशा ने शराफत से पकड़ाकर अपनी बात जारी रखी। हमारे साथ भी जो होता था उसकी हदायत नासरा आंटी भी जारी किया करती थी, इसलिए इनसे ज्यादा हमदर्दी मत किया करें। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ईमान के बारे में वो अपनी सगी बहन पर इल्जाम नहीं लगा रही। मेरी फूफी पंजाबी कहावत बोलती हैं, मासी बनी सस नो डाइन वाला चस। अम्मी इसका क्या मतलब हुआ? मासी यानी खाला, सास बनकर खाला नहीं रहती, डाइनों वाला रवैया अपना देती है। शाजिया तो बनी बनाई डाइन थी, उसने ईमान के साथ यही कुछ किया है। जुनैद तो बचपन से ही माँ का शिदाई है, जैसे माँ बहन कहती रही वैसे करता गया, आखिर घर को उजाड़ कर बैठ गया। मैमूना ने बैंगन छील कर पानी में डाला और दूसरा उठा लिया। जो भी हो ताई अम्मी, और जुनैद भाई को नसीहत आ गई, वरना सबू बाजी की जिंदगी जहन्नुमी होती। वहम है तुम्हारा कि नसीहत हो गई। ताई मुंह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन साफ पता चल रहा होता है आतिश फिशां बनी हुई हैं, मगर ताया की वजह से मजबूर हैं। मुझे कुछ कह नहीं पा रही। यही हाल जोया का है, जब भी आती है मुंह बनाकर रखती है। ईमान ने ऐसे ही तलाक नहीं ली थी, वो तो फेवरेट कजन थी, तवक्कुआत भी ज्यादा लेकर आई थी। आगे से ताई और जोया ने उसे बड़ी बहू के पाठ पढ़ाना शुरू कर दिए थे। नतीजा सामने है, सबू तू जुनैद को बीच से निकाल देती है। मुझे तेरी ये बात कतई अच्छी नहीं लगती, हजार बार समझाया है। ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं। जुनैद को उनसे अलग ना समझा कर। ये जुनैद तेरी जैसी को उंगलियों पर नचा सकता है, जितना तेज और चालाक है। तू तो अभी उसके सामने पैदा भी नहीं हुई। अम्मी मैंने कब जुनैद का दफा किया है? मुझे पता है जैसे वो आपको और हमें तंग किया करता था, मैं भूली नहीं हूँ। सिबा ने लजाजत से माँ के घुटने पर हाथ रखा। भूलना भी मत, बस एक बार तेरा घर बार अलहदा करवा दूं, फिर जैसे मर्जी रहना, फिर कुछ नहीं कहूंगी। अभी तो शाजिया को कुछ मुंह से फूटे तो तेरे पापा को लेकर अनवर भाई के पास जाऊं, ताकि तुझे नई सोसाइटी वाले घर में अलहदा कर दे। फिर ये जुनैद कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसे तो तू सारी जिंदगी माँ के पैर धोकर पीता रहेगा, तेरा नहीं बनने वाला। मैं इस लड़के को बचपन से जानती हूँ, मेरे बस में होता तो कभी इसे बतौर दामाद ना चुनती। इतने तेज तरार चालाक मर्द मुझे अच्छे ही नहीं लगते। सिबगा ने खजल सी होकर जुनैद के बारे में माँ के ख्यालात सुने और फिर माँ को दिलासा देने के लिए बोली, ताई मैं ज्यादा सब्र तो है नहीं, जुनैद के लाजमी कान भरती रहेंगी, इसलिए मुझे उम्मीद है जल्दी ऐसा सीन बन जाएगा। कल का बनता आज बने, फिर मैं अपनी बरसों पुरानी हसरतें निकालूं, इस औरत के मुंह पर वो सब सुना सकूं जो किसी ने मुझे सुनाने न दी। जुनैद को उससे अलग करके मैं उसको वैसे ही तरसता देखना चाहती हूँ जैसे तेरी दादी तेरे पापा के लिए तरसती थी। मैमूना ने गुस्से से बैंगन में छुरी जोर से घुसेड़ी।
रिमशा सिबगा की शादी के बाद से दसियों बार माँ के मुंह से ये बातें और प्लानिंग सुन चुकी थी, इसलिए अब बोर होकर आंखें घुमाकर पास से उठ गई। अंदाज ऐसा था जैसे कह रही हो, लो फिर से ड्रामा शुरू। अच्छा ठीक है, इतना जज्बाती ना हो, बीपी हाई हो जाएगा, फिर मुंह सर लपेट कर पड़ी रहेंगी। ये सर दर्द तो तेरे बाप ने जानबूझकर मेरे पल्ले डाला है। ना तेरी शादी इधर करते ना मुझे ये टेंशन लगती। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप वाले हालात थोड़ी है जो आप इतना परेशान रहती हैं। हर वक्त तो आपके पास होती हूँ, सिर्फ शाम को उधर जाती हूँ, सुबह फिर आपके पास। ये कौन सी कोई अच्छी बात है, ब्याही बेटियां अपने घर ही अच्छी लगती हैं। मैं तुझे कभी ऐसा ना करने देती अगर तेरा ससुराल ये घर ना होता। शाजिया दो मुही सपनी है, जुनेद माँ बहन का भगत। जब तक तेरा अलहदा और शाजिया से दूर घर नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं आना। जुनेद को चुटकियों में अपनी लाइन पर चला लेती है ये औरत, इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता। घर अलहदा होगा, माँ बहन से कभी कभी मिलेगा तो ही मुकम्मल तेरा बन सकता है, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं। सिवा उनके हाथ से आलू लेकर छीलने लगी। मैमूना बेटी को दामाद के बारे में छोटी छोटी हदायत देने लगी। वो खामोशी से सुनती जा रही थी। दूसरी तरफ शाजिया भी अकेली बैठी इन्हीं माँ बेटी को सोच रही थी। जब कई लोग एक ही बात सोच रहे हो तो बोझल होती फजा में माजी खुद ही वक्त की लहरों में हलकोरे लेता अपना आप दिखाने लगता है। पहली बार उसके भाई भावज लेने आए हैं, कपड़े तो बनते हैं, क्यों बड़ी भाभी? यास्मीन उसके एहसासात और तासरात पर गौर किए बगैर उसे मुखातिब कर रही थी। इससे पहले कि वो जवाब देती अजरा ने भी तायद कर दी और सास ने भी। यूं दुल्हन के भाई भावज को जोड़े देकर और नई बहू को पल्लू में मिठाई डालकर रुखसत किया गया। कितनी खुश थी ना छोटी भाभी। दोनों नंदे आपस में ही नई दुल्हन की खुशी मापती जा रही थी। उसे अपना वक्त याद आ रहा था जब सारे रस्म व रवाज सिर्फ इसी से पूरे करवाए गए थे। बहन बहनोई पहली बार लेने आए तो पहनौनियां तो दुरकनार मिठाई तक साथ रवाना न की गई थी। अजरा तुम जरा बहन का कमरा तो साफ कर दो, मोहल्ले से कोई दिखने ही आ जाती है। मेरी टांगें लोहे की बन गई हैं, जितना दर्द ने अकड़ाव डाला हुआ है, हफ्ते भर से आराम नसीब नहीं हुआ। शादी वाले घर में ऐसा ही होता है अम्मी, अगर बड़ी बहू जिम्मेदारी उठा ले तो नहीं भी होता। यास्मीन ने सरगोशी की थी, उसके अंदर जहरी उतर गया। बड़ी भाभी आप कमरे की सफाई कर दे, सच्ची मुझ में हिम्मत नहीं है। अजरा मुझे तो वलीमे वाले दिन झाड़ू पकड़ा दी थी कि अपने कमरे की सफाई करो, इससे भी करवा लेती। तौबा बड़ी भाभी, तब हम लोग भी पागल होती थी, अब अपने किए पर शर्म आती है। और क्या मेरी शादी के बाद जब ससुराल में मेरे साथ भी वही कुछ हुआ तो मैंने तभी सोच लिया था बड़ी भाभी के साथ तो जैसे भी वक्त गुजर गया, छोटी का वक्त यादगार बनाना है। अम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। अम्मी बेबी मट्टी खा रही है, गंदी औलाद दादकों पर पड़ी है, जरा जो सुकून से जवाब देने दे। उसने भागकर एक बच्चे को वॉशरूम छोड़ा, दूसरे के हाथ से मिट्टी झाड़ी, हाथ मुंह धुलाया। तब तक वॉशरूम वाला फिर से उसके नाम की दुहाइयां देने लगा तो उसका दिल कि अपने सर के बाल नोच दे। इधर सास नंदें 4 दिन पहले घर में आई छोटी बहू और शादी डिस्कस कर रही थी। सास नंदों के चाव लाड ही थे जिनकी वजह से उसे देवरानी से हसद होने लगा था। आने वाली भी कोई नरम को या सुलह जो तबीयत नहीं थी जो उसकी हंसनाना जज्बात कम हो जाते, वो तो जलने वाले को और जलाओ किस्म की औरत थी। चुनाचे देवरानी जेठानी वाली चपकलश भरपूर तवानाई से फैलने फूलने लगी। बाजी कद्दू का सालन कहाँ खाया जाता है, आप खट्टा रायता बना देती, भिंडी और साथ कद्दू का खट्टा रायता बहुत मजे का लगता है। छोटी बहू ठीक कह रही है, गर्मी में तो ऐसे ही हल्के फुल्के सालन हो साथ रायता हो तो जरा ठंडक का एहसास हो जाता है। चाचा जी मैं आपके ऐसे ही बना दिया करूंगी। झट से देवरानी साहिबा ने ससुर की खदमात में इश्क कर दी तो उसका दिल जलकर खाक हो गया। गर्मी में सबके लिए ताज़ा खाना बनाया था, उस पर बजाय शुक्रगुजार होने के मेन्यू बताया जा रहा था। बर्तन सिंक में पटक कर बच्चों के फीडर उनके हाथ में पकड़ाकर कूलर पंखे के आगे लिटाने के बाद वो तपते दिमाग के साथ सास ससुर के कमरे में गई थी। दोनों ही मौजूद थे। खाला जी कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ करो बात। वो मैं कह रही थी शादी को अब 1.5 महीना हो गया है, आप अब काम तकसीम कर दें, किचन का तो खास तौर पर अभी से कर दें, शाम का खाना वही अपनी मर्जी से बनाए। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, 2-4 दिन और ठहर जाओ फिर कर देते हैं। खाला मुझे तो 8वें दिन काम पर लगा दिया था, इसका तो मैंने 1.5 महीना निकलवा दिया है। उसके चाव चोंचले पूरे करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे नाज नखरे सास नंदे उठाती हैं, मेरी तो सास नंदों ने भी ना उठाए, जेठानियां नहीं मैंने तो फिर उठा लिए। अभी वो बोल रही थी दुल्हन साहिबा भी वहीं आ गई। एक बार उसका दिल किया अभी के लिए बात यही छोड़ दे, पर देवरानी साहिबा आखिरी बात सुन चुकी थी, अब जवाब देने को भी बेचैन थी। तुमने कौन सा नाज उठा लिए हैं, सारे घर का वही काम है जो उसको ब्याह कर लाने से पहले था, सिर्फ 2 रोटियां ज्यादा पकाना पड़ रही हैं, वही तो तुम्हें भारी लग रही हैं, वरना घर के काम तो वही है जो पहले भी करती थी, अब कर लोगी तो अपनी ही शान बढ़ाओगी। वो छोटी है, हमेशा तुम्हारी नेकी याद रखेगी। सास भी तोल तोल कर सुनाने लगी। नई दुल्हन का मुकदमा कामयाबी से लड़ा जा रहा था। लो खाला जी, घर मेरा अकेले का थोड़ी है, सबका है। मैं तो ये कहने आई हूँ कि घर की जिम्मेदारी मुझसे लेकर दुल्हन को दे दे। मेरे बच्चे छोटे हैं, इनकी
इनको मेरी ज़रूरत है, मैं इन पर तवज्जो दे लूँ। अकेले बंदे के लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मगर सबका काम बच्चों के साथ करना मुश्किल है। सबसे क्या मुराद है बाजी? मैं तो पहले दिन से अपने और उनके काम खुद कर रही हूँ। इनके और अपने कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री करना, अपना कमरा साफ करना, अपना वॉशरूम साफ करना वगैरह। मेरे लिए सिर्फ 2 रोटियाँ ही तो बनाती हैं आप, तभी मैं आपके बच्चों का ख्याल रख रही होती हूँ। आज से मैं अपनी रोटी भी खुद बना लिया करूँगी, आप आटा छोड़ दिया करें। सुनाने के साथ ही वो टिक टिक करती कमरे से निकल गई। सास ससुर कभी एक दूजे को तो कभी बड़ी बहू को देखने लगे। आटा छोड़ दिया करें। आटा भी मेरा गूंदा हुआ चाहिए अपनी 2 रोटियां बनाने के लिए। महारानी ना हो तो उसने गुबार दिल पर ही गिरा दिया। बुड़बुड़ाहट की तो आदत थी जो देखने सुनने वालों को भी बुरी लगती थी, समझ भले आती थी या नहीं। तुम्हारी नंदे और सास तो तुम्हारी देवरानी के पीछे पागल ही हो गई हैं। इसके इर्द गिर्द कपड़े लिए यूं बैठी हैं जैसे पहले इनके कपड़े कभी सिलाई नहीं हुए। बड़ी बहू की छोटी बहन अपनी बेटी समेत मिलने आई हुई थी, वही तबसरा कर रही थी। कमबख्त की सिलाई भी बहुत अच्छी और नफीस है, इस पर कुकिंग भी लाजवाब है। मुझे तो एहसास कमतरी हो गया है इस फाफे कुटनी की वजह से। दफा कर बाजी सिलाई कढ़ाई से, तुम्हें क्यों एहसास कमतरी हो? शहर के दर्जी मर गए हैं क्या? बंदे के पास पैसा होना चाहिए, फिर तो अच्छे से अच्छा दर्जी दस्तयाब है। रही बावर्ची खाने में काम की बात, तो मुझसे तो ये गरीब गुरबा वाले काम लगते हैं। रहने दे, गरीब गुरबा की लगती। ससुराल आकर पता चला है कि घरदारी भी हर औरत को नहीं आती, और घरदारी के बिना घर भी नहीं चलते। हमारी अम्मी को नहीं आती थी, इसलिए हम भी अम्मी जैसी ही निकल गए। बस करो बाजी, देवरानी सुगड़ आ गई है तो क्या माँ में नुक्स निकालोगी? अरे नहीं, मैं तो वैसे ही तुम्हें बता रही थी। उसकी घरदारी से मुतासिर होना छोड़ो, अपने बच्चों की फिक्र करो। सुबह मैंने देखा बच्चों को चोरी चोरी आंखें निकाल रही थी मीसनी औरत। हाय मैं मर गई, तुमने खुद देखा? वो मेरे बच्चों को डांट रही थी। इतनी कोई संगदिल है, बदले बच्चों से लेती है। मुझे शक था, लेकिन कभी नहीं। अब तुम बता रही हो तो शक की तस्दीक भी हो गई। पोछा लगाया हो तब, बच्चों की शामत, किचन में झांक लें तब, और फ्रिज खोलने पर इस तरह के सबक पढ़ाती रहती है। वो तो सबके सामने है, तन्हाई में दूसरी तरह जो दिल ठंडा कर लेती है। डाइन बाजी, बच्चों के मामले में बर्दाश्त ना करना, वरना बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे, डरपोक बन जाएंगे। फिर कुछ बहन का सिखाया पढ़ाया, कुछ अपनी अथरी तबीयत के पेश नज़र रोज लड़ाई होने लगी थी। नई बहू में बच्चों के मुतल्लिक नरमी का फुकदान था। वो सारे घर में कहती फिरती, बच्चों की सख्तगीर उस्ताद बनकर तरबियत करो, बार बार टोको। बड़ी बहू बच्चों की खातिर फौरन जुबान चलाने लगती। वो जून की तपती सुबह थी, चूल्हे पर उबलने के लिए दूध फट गया था तो उसे नई सरदर्दी मिल गई थी। अब उसके लिए कुछ हल्का फुल्का पकाना लाजिम हो गया, वरना लाल शरबत डालकर दूध ही पिला देती थी। दोपहर को जो सब खाते वही बच्चों को खिलाती थी। खिचड़ी बना लो बच्चे, बड़े सब दोपहर को भी खा लेंगे। सास ने मशवरा दिया, लेकिन आज तो देवरानी साहिबा की हांडी रोटी की जिम्मेदारी थी। खाला जी इससे कहें अभी पका ले, इसकी बारी है, दोपहर को भी तो इसने पकानी है। मेरी तबीयत खराब है। सास छोटी बहू से टिका सा जवाब लेकर बैठ गई। यूं सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना भी उसे ही बनाना पड़ा। ये अलग बात के देवर साहब तो बड़ी भाभी का पका बराबर खाते रहे, लेकिन देवरानी ने नहीं खाया। वो पसीने में शराबूर बर्तन धो रही थी जब बेटा रोता हुआ उसके पास आया था। चची ने बोटी नहीं दी, मैंने भी बोटी खानी है। बोटी कौन लाया है? वो हैरान हुई कि घर में गोश्त तो पका ही नहीं था। चाचू लाए बोटी। चची मारती है, देती नहीं है। उसने साबुन वाले हाथ धोकर बेटे की उंगली पकड़ी और जारहाना दस्तक देकर फौरन ही देवरानी का दरवाजा खोल लिया। सामने ही वो बैठी चिकन ब्रोस्ट खा रही थी। देवर साहब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। खुदगर्ज औरत, तुम्हें जरा शर्म ना आई इतने से बच्चे को मारते हुए? बोटी ही तो मांग रहा था, जरा सी हाथ पर रख देती। मैं भी तो सुबह से तुम्हारे हिस्से के काम कर रही हूँ। ये इतना सा बच्चा नहीं है जितना मुश्किल कर रखा है। कोई तमीज तुमने नहीं सिखाई। इतनी गंदी आदत है, किसी को खाते बर्दाश्त नहीं करता, दूसरों की प्लेट पर ही उसकी नजरें होती हैं। इतना ही अदालत लगानी है तो हमारे कमरे में ना आने दो, लगाम डाल कर रखो। मेरा बच्चा जानवर है जिसे लगाम डालूं? लगाम की जरूरत तो तुम्हें है, काम की ना काज की। ऊपर से घर में रहने के रंग ढंग भी नहीं आते। जॉइंट फैमिली में रहने के ये तरीके नहीं होते। तुम अंदर मुर्ग मुसल्लम खाओ, हम दाल रोटी खाएं। अगर कोई मासूम देख ले तो उसे मारकर भगा दो। बात सुनो बाजी, ये रंग ढंग और ज्वाइंट फैमिली के ताने जाकर सास को दो। तुम्हारे ज्यादा काम करने की बात तुम काम करती हो अपने बच्चों के, मुझ पर एहसान नहीं करती। मुझे पता है तुम्हें असल तकलीफ इस बात की है कि मेरी बारी पर तुम्हें काम करना पड़ा है। हाँ हाँ, इसी बात की तकलीफ है। मैं नौकर नहीं हूँ जो काम ही करती रहूं। मैं भी इस घर की बहू हूँ और तुमसे पहले आई हूँ। सारा घर उनकी जुबानी जंग देख रहा था। हटाने से हटने वाली दोनों नहीं थी। वो बेटे का हाथ पकड़े रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। हाल देख रहे हैं आप? वो बेड में रात को मियाँ से बहस कर रही थी। हाल बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारा ही दिमाग खराब है। यही यही बातें मुझे तैश दिलाती हैं। दिल करता है अपने बाल नोच लूं। अपने भाई की तरफ देखें, कल शादी हुई और गुलामी ऐसे करता है जैसे सदियों का साथ है। ईमानदारी से बताएं,
जब मैं शादी होकर आई थी तब मुझे ऐसा खुला डुला माहौल मिला था? आपने इस तरह खुलकर कभी मेरा साथ दिया था? माहौल ठीक ही था, साथ ही देता था। और क्या करता था वो? नज़र चुरा गए। ऐसे सवालों पर मर्द नज़र चुरा ही लेते हैं। आप तब भी माँ बहनों से डरते थे, आज भी डरते हैं, बल्कि अब भाई भावज से भी डरने लगे हैं। हक बात कहने का किसी में हौसला नहीं है। वो ज़ारों की तार रोते हुए दिल की भड़ास निकाले गई। उसके आने से पहले यही बच्चे सबको कितने प्यारे थे। कोई इन्हें ढंग से प्यार तक नहीं करता। वो जैसा मर्जी बच्चों के साथ सलूक करे, कोई इसे टोकता नहीं है। सब बदल गए हैं। एक तो वो तो छोटी की तरह सलीका शुआर नहीं थी, तालीम भी उससे कुछ कम थी। दूसरा, बड़ी बहू का प्रेशर झेलकर तबीयत और ज्यादा अजीब हो चुकी थी। देवरानी के लिए अपनाई गई ससुराली तब्दीलियां उसकी जान का रोग बनकर उसे मजीद आतिशफना बनाए जा रही थी। तुम्हारा वहम है, कोई वहम नहीं है। चलो ठीक है, फिर ये बिला वजह का क्लैश घर में डाले रखो। वो दोनों तो एक दूसरे की तरफ पीट करके लेट गए थे, लेकिन इसी छत के नीचे दूसरे भाई के कमरे में फजा बदस्तूर जहरीली थी। किस कदर बदतमीज बच्चे हैं। मैंने ऐसे बिगड़े हुए बच्चे कभी नहीं देखे, खासकर तुम्हारा भतीजा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कमजोरों को वो कहाँ खातिर में लाती थी। उसकी तबीयत में नफरत और बदलिहाजी दोनों ही बराबर मिकदार में पाई जाती थी। सब इन बच्चों पर ही जान दे रहे हैं। मुझे लगता है हमारा अपना बच्चा भी हो गया तो भी आपको वही प्यारे लगने हैं। जब देखो इनको लिपटा लिपटा कर लाड कर रहे होते हैं। ऐसी कौन सी उदासी चढ़ जाती है जो ऑफिस से आते ही इन्हें लिपटा लिपटा कर प्यार करने लग जाते हैं। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, पर नई नवेली दुल्हन को नाराजगी से बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए चुपचाप सुनता रहता। उसे मालूम नहीं था ये कतरा कतरा सबक उसके अंदर सब कुछ बदल रहा है। आपकी बहनें और अम्मा जब देखो उसके सदके वारी जाती हैं कि हमारे पोते पोती की माँ है, इन बच्चों की वजह से इतना मार्जिन देती हैं। जहेज में बच्चे लाने से तो रही मैं। चलो छोड़ो भी, कैसे छोड़ूं? देखा नहीं है वो जाहिल औरत किस तरह लड़ाई करके गई है। इस घर में तो अपनी मर्जी से बंदा कुछ खा भी नहीं सकता। वो आंखों में नमी लिए बैठी बीवी की दिलजोई करने लगा। दोपहर को वो बावर्ची खाने में तेजी से हाथ चला रही थी ताकि सारा काम समेट कर ही ससुराल जाए। आटे को पहले मक्की लगाई थी जब जुनेद अचानक ही वहां वारिद हो गया। रिमशा और माँ के पास ना होने की वजह से अजीब सी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वहां तो वो काम नहीं करती थी। माँ बहन पास होती तो बहाना करती कि उनकी मदद करवा रही हूँ। ससुराल में दिन का ना तोड़ना और मैके में अकेले काम करना उसे बहुत महसूस हुआ। जुनेद का पता नहीं इसने ये बात महसूस भी की या नहीं। वो उसके तासरात से कोई अंदाजा ना लगा सकी। पानी पिलाऊं? मैं खुद पी लेता हूँ, तुम आटा गूंदो फिर हम चलते हैं। आपके आने का पता ही नहीं चला। अली ड्राइंग रूम खोले बैठा है, वहीं से अंदर आया हूँ। कोई और नजर नहीं आया। किचन से आती आवाज की वजह से इधर आ गया। वो इकट्ठे किचन से बाहर निकले तो घर वालों को खबर हुई जुनेद आया है। बरखुरदार किस्मत से आ ही गए हो तो अब खाना खा कर जाओ। अब्बा ने कहा सिबगा बाजी इधर है, इसलिए जुनेद भाई आ गए, वरना कहाँ आते हैं। रिमशा ने भी बाप के साथ मिलकर शर्मिंदा किया। आप लोग तो बाजमात ही शर्मिंदा करने लग गए। वो मुस्कुराया। रिमशा, सिबगा खाना लगाओ बेटा। नहीं चाचू, फिर सही, मैं तो घर जा रहा था, ड्राइंग रूम खुला देकर सोचा आपको सलाम करता जाऊं। अंदर आया तो सिबगा भी यहीं थी। खाना छुट्टी वाले दिन खाऊंगा। हाँ, वो दोपहर को आई होगी। अरशद साहब की बात पर कोई कुछ ना बोला। सिबगा तय की हुई चादर बाजू पर डाले उसके पीछे पीछे निकल आई। घर आए तो शाजिया के साथ एक अजनबी औरत बैठी सब्जी बना रही थी। ये नसीम है, 24 घंटे के लिए तो नहीं मानी, अलबत्ता सवेरे नाश्ते से पहले पहुंच जाया करेगी, शाम के बर्तन धोकर ही घर जाएगी। यही क्याम कर ले। छत वाला कमरा खाली नहीं कराया? वो कमरा तो खाली है बेटा, लेकिन नसीम की सास बीमार है, कहती है रात को लाजमी उसके पास सोना है। दोपहर का खाना इधर से ले जाकर उसका मियाँ खिला देता है। रात का कहती है हर हाल में खुद खिलाना है, क्या पता कब दम मुसाफिर हो जाए बीमार सास के। दुनिया ऐसी ही नेक रूहों की वजह से चल रही है जो अभी भी सास ससुर की खिदमत फर्ज समझ कर करती हैं। सिबहा ऐसा से वहां से खिसक ली कि उसे अपना आप इन माँ बेटे के दरमियान में स्विट लगा था। वो माँ के पास बैठकर ही जूते उतारने लगा। जितनी सुबह सुबह घर से निकले थे, मुझे लगा मुझे दफ्तर वाले रात को ही जान छोड़ेंगे। मीटिंग से जल्दी फारिग होने की वजह से बॉस ने जल्दी इजाजत दे दी थी। इधर कब पहुंचे थे? शाजिया ने हाथ से मामूली सा इशारा सिबका के मैके की तरफ किया, फिर नसीम से कह दिया वो किचन में जाकर हांडी चढ़ा ले। हाँ, तो माँ पर यकीन आया? किस बात पर अम्मी? यही कि सिबका सुबह मैके निकल जाती है, शाम को तेरे आने से पहले वापस आ जाती है। लाहौर विला। अम्मी, आपको क्यों लगा कि मुझे आप पर यकीन नहीं है? मुझे मालूम था आप सच बोल रही हैं। तो फिर तुम इस वक्त इधर क्या लेने गए थे? सिबगा को वापस आते देख शाजिया ने बाकी बात मुंह में ही दबा ली। उसे देखकर शाजिया बेगम का चुप हो जाना सिबगा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन आज की खुद की वजह से समझ नहीं आया रद्देमल क्या दे। सबके साथ खाना खाकर वो वापस बेडरूम में आ गई। जुनेद अपनी फैमिली के साथ रोजाना कुछ वक्त बैठने का आदी था। हाथ पैरों पर अच्छी तरह मसाज करके वो बेड पर बैठ रही थी जब जुनेद आया। उसके सोने की तैयारी के दौरान ही सिबगा ने अपना
रद्द अमल तय कर लिया कि ताई अम्मी का रवैया जताकर ही दम लेगी। बिलाखिर अपने मामूलात से फारिग होकर वो बेड पर आ गया। रिलैक्स होकर उसने उसकी तरफ करवट ली और मुस्कुरा कर देखा। वो जवाबन बिल्कुल ना मुस्कुरा सकी। जुनैद ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो भी सिबगा ने गैर महसूस अंदाज में अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की। तबीयत ज्यादा ही बरहम है, लगता है चची ने सबक की ओवरडोज दे दी है। वो बेहद ठंडे मीठे और धीमे लहजे में तंज करता था। सिबगा की जान ही सुलग गई। मेरी अम्मी तो सबक नहीं देती, अलबत्ता आपकी अम्मी इस काम में माहिर है, आपका माजी गवाह है। सिबगा ने भी उसे ईमान वाले मामले का ताना दे ही दिया। मेरी अम्मी इस काम में जितनी भी माहिर हो, लेकिन कभी औलाद के बेडरूम तक नहीं पहुंची, ना मेरी साबका शादी में, ना अब। हमारे बेडरूम के मामलात पर हदायत देने वाला आला मुकाम तुम्हारी अम्मी को ही हासिल है। जुनैद ने पूरे इत्तेमाद से उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया और साथ ही उसके हाथ से हाथ भी उठा लिया। शातिर लोमड़ कहीं का, इसलिए मैं करीबी रिश्तेदारों में शादी के खिलाफ थी। सब एक दूसरे की फितरत जानते हैं। तैश की जहरीली लहर उसने अंदर ही अंदर उतार डाली। दिल में जो बुरा भला कह रही हो मुंह पर कहो, दिलेर बनो। वो खामोश रही। अच्छा चलो गुस्सा निकालो तो सही, मैं बुरा नहीं मानता। अब के वो चमकती शरीर आंखों से मुस्कुराया। मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत चालाक हैं। चालाक नहीं, ज़हीन कहो। चालाक लफ्ज़ का इम्पैक्ट औरतों वाला आता है, मर्द ज़हीन होते हैं बेगम साहिबा। पर माँ से सुने लफ्ज़ों के असरात गहरे थे। वो चालाक से 1 इंच भी पीछे न हटी। सुबह सैलून का चक्कर लगा लेना अगर लगाना चाहो तो, क्योंकि कल 7 बजे ऑफिशियल डिनर है जिसमें तुम्हारी शिरकत लाजमी है। आप मना कर देते। सब अहल खाना के साथ ही शिरकत करते हैं, तुम्हारा तो बॉस ने खसूसी तौर पर कहा है। मैंने तबीयत खराबी का बहाना करना चाहा तो भी मुस्तरद कर दिया कि बस जल्दी चले जाना, लेकिन बेगम के साथ आना ज़रूरी है। ऑफिशियल डिनर की बात करते ही वो तो सो गया था, लेकिन सिबगा उसकी बात सोच सोच कर कुड़ने लगी। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उसे पता है अम्मी उसे किस किस्म की हदायत देती हैं कि जुनैद को करीब ना आने दिया करो, यानी बेड और बेडरूम के मामले में बोलती हैं। उफ अल्लाह, क्या करूं कि इस बात को झूठ साबित कर दूं। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मेरी बात पर यकीन कर ले। उसे अम्मी की फितरत और नफ्सियात का अच्छी तरह पता है। जब ही मेरी आंखों में आंखें डालकर ताना मारा है, जुनैद के साथ ज़रा खिंची रहा करो। बिछने की ज़रूरत नहीं, ना इतनी जल्दी बच्चे की ज़रूरत है। वो माँ बेटी तुझे कभी इस घर से निकलने नहीं देंगी। बच्चे का बहाना होगा, मकसद अपना होगा, इसलिए तुम वारिस सदके मत जाना, वरना वो इधर ही जमा रहेगा। माँ के चुंगल से निकल नहीं पाएगा। अपने घर में जो मर्जी करना, अभी बच्चा ना होने देना। माँ के लफ्ज़ को याद करके उसने झुंझला कर करवट बदली। किस मुसीबत में फंस गई हूँ। जब शादी हो रही थी तब भी अम्मी वजीफे कर करके निढाल थी, अब हो गई है तो भी ना इन्हें सुकून है ना मुझे सुकून से रहने देती हैं। काश ताया अब्बू के घर शादी ना होती। वो बड़ी बेटी थी, उस पर माँ का असर बेतहाशा था। उनके हिसार से निकलना और उनकी बातों से रोगर्दानी करना भी उसे माँ की तौहीन लगता था। अब तो जुनैद ने खुले लफ्ज़ों में उसकी माँ की बाबत तंज किया था। टक्कर का जवाब ना देने की वजह से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अच्छी लग रही हो, जुनैद ने ड्राइविंग के दौरान तारीफ की, लेकिन इसे ज़रा खुशी ना हुई थी, बल्कि जुनैद की तारीफ उसे तंज लगी। ये तो ईमान के साथ रह चुका है, कहाँ ईमान हुस्न की देवी और कहाँ मैं आमसी। यकीनन मुझ पर तंज कर रहा है, वरना इतना हुस्न देखने के बाद मुझ जैसी लड़की की तारीफ कोई जहनी नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता। सिबका का दिल किया मैरून लिपस्टिक सारे चेहरे पर रगड़ डाले। ब्यूटिशियन ने उसके ब्रांडेड ग्रे सूट और मैरून कढ़ाई के साथ मैच करके पार्टी मेकअप किया था। तब तो उसे अपना आप अच्छा ही लगा था, पर जुनैद की तारीफ ने उसका दिल खराब कर दिया। सर में हल्की हल्की टीसें उठने लगी थी। जितने जुनैद भाई हैंडसम है उतनी ही आप एलिगेंट हैं। उसकी कुलीग्स की तारीफों पर भी वो बुझे बुझे दिल से मुस्कुराती रही। हमें पता चला कि आपकी तबीयत ख़राब है, इसलिए आना नहीं चाहती थी, अब भी ख़राब ही लग रही है। फारीना नाम की चुलबुली सी लड़की नॉन स्टॉप बोलती थी। खुशखबरी है क्या जो तबीयत ख़राब रहती है? कदरे फरवई माइल उमर रसीदा खातून ने इश्तियाक से अपने मीठे के प्याले से मुंह उठाकर नए शादीशुदा जोड़े से पूछा जाने वाला सवाल पूछकर बाकी खवातीन की भी नुमाइंदगी की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस माइग्रेन हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए कह रही थी। अच्छा अच्छा, अल्लाह खुशखबरी भी दे देगा। वैसे शादी को 7-8 महीने तो हो ही गए हैं, है ना? हाँ, हाँ ना, 4 फरवरी को थी, मुझे पक्का याद है, क्योंकि इस दिन आसफा की शादी थी। ओह! हाँ, बिल्कुल, बातें ख़त्म नहीं हुई, तभी जुनैद ने इनकी टेबल पर एंट्री मारी थी। अभी कहाँ, अभी तो हम ईमान भाभी को बताने लगी थी कि जिस दिन आप लोगों की शादी थी, उसी दिन आसफा की शादी थी, इसलिए हम सारी फीमेल्स इसकी तरफ गई थीं। आप लोगों की शादी अटेंड नहीं कर सकीं। फ़ारीना ने तफ़सीली जवाब दिया तो सिबगा को पता चला, वो लोग उसे ईमान समझ रही हैं। इन्हें अलहदगी और सिबगा से दूसरी शादी का इल्म ही नहीं है। उसका दिल मज़ीद बोझल हुआ था। उस पर मुस्ताद जुनैद ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ का दबाव डालकर उसे खामोशी का सिग्नल दिया था। किसी के पुकारने पर वो वापस मर्दाना मेज़ों की तरफ चला गया, लेकिन ख़वातीन बदस्तूर शादी की बातों में मसरूफ़ थीं। भाभी, आप और जुनैद भाई तो फर्स्ट कज़न्स हैं ना?
تو انہوں نے ہی بتایا تھا، ہمارے اصرار پر بھی تصویر کبھی نہیں دکھائی، کہتے تھے میرے پاس تصویر نہیں ہے، لائیو دیکھنا، اور آج ہم نے دیکھ ہی لیا آپ کو۔ جی ہم کزنس ہیں۔ وہ کوشش کر کے خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ آپ کزن میرج کے حق میں ہیں؟ مطلب آپ کو اچھی لگتی ہے یا بری؟ لو، ہم نے کیا، شادی پر ہی گفتگو کرنی ہے تو اور کیا، سارا سال آفس میں آفیشیل باتیں ہی کرتے ہیں، ایک دن ہی تو ان آفیشیل ملتا ہے، اس میں جو مرضی باتیں کریں۔ ان میں سے غیر شادی شدہ شوخ و شنگ سوالات کر رہی تھی کہ نیا جوڑا وہی تھا، آصفہ شادی کے بعد جاب چھوڑ گئی تھی۔ صبغہ بے چارگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب جنید نے مشکل آسان کر دی، وہ ان سب کو اللہ حافظ کر کے تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ آپ نے میرا درست تعارف نہیں کروایا۔ وہ سب مجھے ایمان سمجھ رہی تھی۔ چند مہینوں میں ہی طلاق اور دوسری شادی کوئی اتنی بھی عزت افزائی کی بات نہیں ہے جو انہیں ساتھی معاملات کی خبریں دیتا پھرتا۔ کوئی جو سمجھ رہا ہے اسے سمجھنے دو۔ وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ بھینچے ہوئے جبڑے کے ساتھ اس نے جب گھر کے بجائے مخالف سڑک پر گاڑی ڈالی تو صبغہ سے رہا نہیں گیا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زویا کی طبیعت خراب ہے، اسے لے کر جانا ہے، امی کی کال آئی تھی تو میں بھی زویا کے گھر جاؤں گی۔ وہ مزید بھنا گئی۔ ظاہر ہے میرے ساتھ جا رہی ہو، نہیں جانا تو اوبر لے کر گھر چلی جاؤ۔ افسوس گھر میں بھی تھوڑا بہت تو زویا سے سامنا ہو کر رہے گا، بھلے تمہارا وقت گھر میں کم ہی گزرتا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ٹھنڈے میٹھے لہجے کے بجائے کھردرے انداز میں طنز کر رہا تھا، اپنے اپنائے ہوئے لاہے عمل سے روگردانی کر رہا تھا، جو اس بات کی غماز تھی کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ صبغہ کا دل تو ویسے ہی راز سے بھرا ہوا تھا، اس پر ستم ایمان سے آپ ہی اپنا آپ موازنہ بھی، پھر جنید کی کلیگ کا ایمان کہنا، کتنے ہی رونے کے جواز تھے سو آنکھیں چھلک ہی پڑیں۔ جنید نے اس کی سرخ ہوتی ناک اور آنکھیں دیکھ کر انگریزی کے بدنام زمانہ الفاظ دانت کچکچا کر زیر لب دہرائے۔ وہ ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتی رہی۔ رونا چھوڑو، تم سیریسلی بتاؤ، زویا کی طرف نہیں جانا تو میں پہلے تمہیں چاچو کی طرف ڈراپ کر آتا ہوں، پھر آ کر زویا کو لے جاؤں گا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ صبغہ کو اندازہ ہوا اکیلا ڈنر والا معاملہ نہیں تھا کہ طرف سے اسے پریشانی ہے، اتنا طویل فاصلہ ہے، شہر کی دوسری سمت جا کر پھر واپس آئیں گے، اب ایسے ہی ٹھیک ہے۔ لڑکھڑائے لہجے میں کہہ کر وہ باہر دکھنے لگی۔ اور سناؤ بیٹی، خوش ہو؟ زویا کی ساس عجیبی طرز کی بے تکلف خاتون تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی یوں سوال جواب کر رہی تھی جیسے صبغہ سے بڑا قریبی رشتہ ہو۔ جنید ڈرائنگ روم میں زویا کے جیٹھ اور سسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لوگ اٹھنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ جی آنٹی، جنید جیسا قابل برسے روزگار بر ملنے پر خوشی ہی ہوتی ہے۔ وہ جو ایمان تھی وہ تو کوئی الگ ہی شے تھی۔ 3 بار ملی ہوں میں اسے تو اپنے حسن پر گھمنڈ ہی بہت تھا۔ مان لیا بھائی حسین ہے، پر گھر بار گن سے چلتے ہیں، حسن سے نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ زویا مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ جنید نے زویا کو پکارا تو صبغہ کو لگا جان چھوٹ گئی ہے اور ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے بیڈ روم سے بیگ لے آؤں، تم بیٹھو۔ صبغہ سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ پیچھے اس نے آواز آئی تھی، بہو تیری یہ بھابھی بھلے ایمان جیسی حسین نہیں ہے پر مجھے سنجیدہ اور سمجھدار ضرور لگی ہے۔ صبغہ کی اس موازنے پر جان ہی جل گئی کہ یہی الجھن تو اس کی اپنے اندر بھی جاری تھی۔ پورج میں الوداعی سلام دعا کے بعد صبغہ سے فیصلہ نہ ہوا کہ جنید کے ساتھ آگے بیٹھے یا زویا کو موقع دے۔ جنید نے سامان ڈگی میں رکھ کر پچھلا دروازہ بہن کے لیے کھولا تو صبغہ نے بھی فرنٹ ڈور کھول لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی زویا اس کو دیکھتے دیکھتے لڑکھڑائی تھی۔ جنید تھام نہ لیتا تو گر چکی ہوتی۔ میری دوست کی بہن گائناکالوجسٹ ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے بہن کا سر سہلا کر احتیاط سے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ بیٹا ڈاکٹر کے ہاں میں کل لے کر گئی تھی، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، بس کھانے پینے کا دھیان کرنے کی ضرورت ہے، ایچ بی بہت کم ہے، کمزوری ہے، اس کا سر چکراتا ہے۔ میں تو تمہاری طرف بھیجنے پر راضی نہیں تھی، اب اس لیے بھیج رہی ہوں میکے جا کر، طبیعت کچھ تو بدلے گی، اس سے صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ واپسی کا سارا راستہ وہ زویا کو ہر کھانے والی چیز کی آفر دیتا آیا پر وہ کچھ بھی کھانے کو آمادہ نہ ہوئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گاڑی میں تھی ہی نہیں، صرف وہ بہن بھائی اکیلے ہی تھے۔ میمونہ تجھے کیا بتاؤں، ایمان کہتی ہے باجی شازیہ یا زویا پاس ہو تو اسے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میری ایمان یہ برداشت نہیں کر سکتی، آپ کی صبغہ بھلے کر لیں۔ کس منحوس گھڑی میں ناصرہ آنٹی کی گفتگو یاد کر رہی ہوں۔ صبغہ نے ماتھے پر انگلیاں دبائیں۔ امی بھی نہ بس خوش ہو کر ان ماں بیٹی کی کالیں سن لیتی ہیں، وہ بھی لاؤڈ سپیکر ڈال کر، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کی باتیں سنائی دے جاتی ہیں، پھر دل بھی جو بیٹھ جاتی ہیں۔ جو بھی ہے ان کی باتیں جھوٹ تو نہیں ہیں، ابھی دیکھ لو۔ وہ بہن بھائی ایک دوسرے میں مگن رہے، وہ اپنے آپ سے جنگ لڑتی رہی، حتیٰ کہ موبائل پھر سے وائبریٹ ہونے لگا۔ مسلسل 4-5 گھنٹے وہ کبھی میمونہ سے کٹ آف نہ ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ رابطے میں نہ تھی تو میمونہ کا بار بار کال آنا عجیب ہرگز نہ تھا۔ میں گھر پہنچ کر آپ کو کال کرتی ہوں۔ پھر گھر آ کر جب وہ تینوں بھائی سمیت ماں کے زویا کرتے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے، اس نے اپنے بیڈ روم میں آ کر ماں کو کال ملا لی۔ اتنا لمبا ڈنر سبو، میں تو پریشانی ہو گئی تھی، نہ تم نے کوئی تصویر بھیجی مجھے تو پتہ چلتا میری بیٹی کیسی لگ رہی ہے۔ صبغہ کا دل بھر آیا۔ امی کیسی بھی لگ رہی تھی پر ایمان جیسی حسین تو کبھی نہیں بن سکتی۔ وہاں سب مجھے ایمان ہی کہہ رہے تھے۔ ہائے اللہ،
अरे दफा दूर वो चंडाल, तुझे कोई ईमान क्यों कहे? तुमने बताना था ना ईमान नहीं सिबगा अरशद हो। अम्मी मैं बताना चाहती थी, फिर जुनेद ने ना बताने का इशारा कर दिया। उसके बाद जोया बाजी के घर जाना पड़ा। ताई ने कॉल कर दी थी कि उसे आते हुए लेकर आना है। अब वो आ गई है तो जुनेद समेत सब उनके पास है। यूं लग रहा है सेंटर पॉइंट मिल गया है, सब इर्द गिर्द दायरे में घूम रहे हैं। ना चाहते हुए भी सिबका की सिसकी बुलंद हो गई और वो अपने एहसास समझ नहीं पा रही थी। हमेशा कोशिश करती थी माँ को अपने ससुराल से मजीद मुतरफर ना करे, और उसे मालूम था माँ साबका देवरानी जिठानी की चपलिश भुला नहीं पाई। पर आज दर्द में जलसी का अंसर भी शामिल था तो किताब की तरह माँ के सामने खुलती चली गई। जोया को अभी लेके आए, अभी तो छठा महीना नहीं है। पता नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। उसने आंखें रगड़ी। छठा ही है, नासरा ने मुझे खुद बताया था। एक दो रोज के लिए आई है या चिल्ला करने? तुझे सामान देखकर अंदाजा तो हुआ होगा, बैग तो खासा बड़ा लेकर आई है। फिर बच्चे की पैदाइश के बाद ही जाएगी। 6 महीने में सिला कराने कौन लाता है भला? शाजिया है ही ओछी। अब देखना तावीज गंडों के ढेर लगा देगी ताकि लड़का ही हो। तुम बचकर रहना, उसके तावीज गंडे बड़े कारी होते हैं। अम्मी कुछ नहीं रखा इन तावीजों में, ज्यादा सियानी न बन। मैं इस औरत के तावीजों की ही डसी हुई हूँ। तेरे बाप ने भी तावीजों के जेरे असर ही तेरा रिश्ता किया है, वरना कौन सा इनकी फितरत नहीं जानते थे। एक एक बात याद है मुझे, एक एक अजियत याद है। सिबगा को मालूम था अब उसकी माँ माजी की भूल भुलैयों में भटकेगी जहाँ सिर्फ वही मजलूम होगी। बेशक यही इंसानी फितरत है। इंसान हमेशा खुद को ही हक पर समझता है। शाजिया, मैमुना, नासरा सब अपनी अपनी किताबों में सच्ची थी। सालन में सब्ज पत्ते क्यों डाले हैं? मैं नहीं खाऊंगा। सबसे पहले उसने ही डोंगे का ढक्कन उठाया था। आगे खुश्क सब्जी में ढेर सारा हरा धनिया नजर आ रहा था। उसका खाने से इनकार बनता था। जब पता है बच्चा धनिया नहीं खाता तो ना डाला करो। दादा ने लाडले को फौरन से अपने पास खींचा था। दादा की हमायत पाते ही वो मजीद दुखी हुआ। बेटा सालन मैंने नहीं बनाया, आज चची की बारी थी। छोटी बहू मेरे शहजादे के लिए सालन निकाल लेती, फिर धनिया डाल लेती। आंटी मुझे डालने के बाद याद आया था। निहायत बेफिक्री से झूठ बोलकर वो अपनी प्लेट में सब्जी और रायता निकालने लगी। चाचू पास आओ, मैं अपने चूजे को धनिया हटाकर निवाले बना देता हूँ। नहीं, मैंने नहीं आना, आप भी किसी के साथ मिले हुए हो। वो भां भां रोते उठ गया। माँ से जब्त ना हुआ तो देवरानी के सर चढ़कर बच्चे के करारे थप्पड़ जड़ दिए। जिसका कसूर था वो बात ही दब गई और वो माँ बेटा एकदम लाइट में आ गए। बच्चों को मारना शुरू कर दिया। ये नहीं कि इसे कुछ और पका दो या इस सब्जी से धनिया हटा दो। शोरबा होता तो छन्नी से छान कर दे देती, अब क्या करूं? वो जब्त की इंतहा से गुजरकर खाना छोड़कर बेटे के लिए कुछ पकाने किचन में चली गई तो पीछे से उसकी नज़र चची से मिली। भले 8 साल का बच्चा था, चची की आंखों की चमक और तासरात ने सब समझा दिया था। जानबूझकर तुम्हारे लिए पहले सालन नहीं निकाला। चची की आंखों में मकारी थी तो बच्चे के जहन में बदलाव पाने का अज़्म पुख्ता हो रहा था। मुझे पता है आंधी से नहीं उड़े। जुनेद ने या उसकी माँ ने मेरे तीनों दुपट्टे खुद गायब किए हैं। वो ढूंढ ढूंढ कर रोहानसी हो चुकी थी। छोटी बहू तुम भी अजीब ही बातें करती हो। सास झुल्ला गई। कूलर के ऐन सामने वाली दादी की चारपाई पर लेटे जुनैद ने आंखें मजीद भींच ली थी। ये कारनामा तो उसी का था, बदला पूरा हो गया था। हर गुजरता दिन, महीने और साल देवरानी जिठानी की चपलुश को दुश्मनी में ढाल गया थे। छोटे छोटे बच्चे उसकी दुश्मनी के आलाकार बन रहे थे, माँ के लिए जासूसी कर रहे थे। लेकिन कभी किसी की भी इस जहरीले माहौल को बदलने का जहन में नहीं आया था। कभी बड़ों ने संजीदगी से ना सोचा कि बेटे अलहदा कर दिए जाएं। इनके ख्याल में इकट्ठे रहकर जहनी मरीज बनते जाना मोतबर फेल है। दूसरी तरफ वो देवरानी जेठानी एक दूसरे को नीचा दिखाने के मौके ढूंढती नहीं थी, बनाया करती थी। औरतों के इस जलापे ने भाइयों के दिल में भी एक दूसरे से उठा दिए थे। अब दोनों भाइयों में पहले जैसी बॉन्डिंग ना रही थी, बल्कि दोनों ससुराल से करीब तर होते जा रहे थे। आजकल शाजिया ने देवरानी को जलाने के लिए बारहवीं डोल जैसी प्यारी भांजी बुलाई हुई थी। मैमुना की बच्चियों की बालों को बेदर्दी से खींच लेने वाली जोया अपनी खालाजाद ईमान को शीशे की तरह समेटे फिरती थी। अब भी ईमान का हाथ थामे सिवगा और रिमशा को चिढ़ाते हुए जोया लाउंज में दाखिल हुई तो सामने ही दादी फोन पे मसरूफ थी। दादी किससे बात कर रही हैं? तेरी बड़ी फूफो से। तुमने करनी है? नहीं, मैं ईमान के साथ खेल रही हूँ। कभी इसी जोया का फूफो से बात किए बिना दिन नहीं गुजरता था। आज देखें बड़ी भाभी ने क्या कर दिया है। सवाई ननिहाल के बच्चों को कुछ याद ही नहीं। बस करो बीबी, तुम दोनों कौन सा रोज दिहाड़े आती रहती हो। नासरा और उसकी बेटी तो हर चौथे दिन आए हुए होती हैं। बच्चों का जिससे ज्यादा सामना होगा उसी की तरफ झुकेंगे। अम्मी अब ना आने पर हम आपसे बातें सुनेंगे। आपके घर के जहरीले माहौल में मेरा तो दम घुटने लगता है। बड़ी भाभी भी छोटी भाभी की शिकायतें तो छोटी बड़ी की। ना कोई मेहमानदारी, ना कोई घर की सफाई, ना बच्चों का ख्याल करती हैं। हम फिर किस लिए आए? जब तक शाजिया भाभी अकेली थी अच्छी निभ रही थी, हम भी आया करती थी। अब तो ना घर का माहौल वैसा है, ना हमारे बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, हमारी अपनी मसरूफियात हैं। अब घर से नहीं निकला जाता। बल्कि अब तो मैं सोचती हूँ हम शाजिया भाभी से ज्यादती कर जाती थी।
میمونہ بھابی کی دفعہ تو ہم بہت بدل گئی تھیں، پھر بھی میمونہ بھابی خود کو مظلوم ثابت کرتی ہیں۔ اب مجھے بھابی کی عادت نہیں اچھی لگتی۔ میمونہ تو جو کر رہی ہے سو ہے، شازیہ کی تو سنو تو دنگ رہ جاؤ۔ ماں نے بیٹی کے سامنے آہ بھری، کیا کرتی ہیں بھابی؟ شازیہ وہی شروع والے بدلے، اب مجھ سے چن چن کر لے رہی ہے۔ جب دیکھو میکے والوں کی دعوتیں، کبھی کوئی تحفہ تو کبھی عیدیاں۔ میں کہتی ہوں ہزاروں تو میکے پر ہر مہینے اڑا رہی ہے، اور یہ جو ناصرہ کا دم چھلا لگائے پھرتی ہے، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ یہ ناصرہ چڑیل اوپر سے آئے دن آ دھمکتی ہے، تم دونوں سے یہ نہیں ہوتا کہ 2 گھڑی ماں کے پاس آ جاؤ، کوئی دن تو اچھا گزر جائے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے جنید ان کے سامنے منہ میں فیڈر لیے گھومتی صبغہ کا فیڈر چھین کر شرارت کر گیا۔ صبغہ نے لاؤنج پر اٹھایا تو میمونہ تیز تیز قدموں سے لاؤنج میں داخل ہو کر زویا کو جھنجھوڑنے لگی۔ اسے لگا زویا نے صبغہ کو چھیڑا ہوگا۔ زویا کے گلا پھاڑ کر رونے سے شازیہ بھی میدان سجانے آ نکلی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر فون بند کر دیا۔ جنید کب کا شرارت کر کے جا چکا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری زویا کو ہاتھ لگانے کی؟ میری اکلوتی بچی ہے، کوئی تیری طرح 2-3 نہیں ہے جنہیں مار پڑواتی پھروں۔ شازیہ نے میمونہ کو بڑی اور دونوں اور تیسری پیٹ میں موجود کا تانا دیا۔ اس نے دنیا میں ابھی 2 مہینے بعد آنا تھا، پر الٹرا ساؤنڈ سے جنس معلوم کروائی جا چکی تھی۔ میمونہ کو شازیہ کا بیٹوں پر غرور بہت بری طرح غصہ دلاتا تھا۔ میری 3 بیٹیاں ہیں یا 5، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اپنے باپ کا کھاتی ہیں، باپ بس کھلاتا ہی ہے، بل بھرنے کی اوقات نہیں ہے، وہ تو ہم نے ہی بھرنے ہیں۔ تم پیدا کیے جاؤ میرے میاں کی کمائی سے، تمہاری اولاد بھی پلتی جائے گی۔ ساس کی آواز نہ کارخانے میں طوطی کے مصداق تھی، کسی نے نہ سنی۔ اس رات بھی کچا پکا ڈالے سے آری سالن کھانے کے لیے سب کے سامنے رکھ دیا گیا، جو صرف گھر کے دونوں بزرگوں نے ہی کھایا، جبکہ ان کے کمروں میں برگل چلتے رہے، اور اب ایسا سالن ہفتے میں ایک بار ضرور بنتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کس کی باری تھی، کس نے ہانڈی چڑھائی تھی۔ انہوں نے رضائی کا کونا اٹھا کر بڑے پوتے کو درمیان میں گھسایا۔ جنید میرے لال، کیوں صبغہ رمشا کو مارتے ہو؟ وہ تمہاری بہنیں ہیں۔ میری بہنیں نہیں ہیں، وہ میمونہ چچی کی بیٹیاں ہیں۔ میری بہن تو زویا ہے، اس نے پٹاخ سے جواب دیا۔ سکھایا گیا سبق دادا دادی کے سامنے دہرایا۔ یہ الگ بات کے مترفع کرنے میں چچی کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ وہ ارشد چاچو کی بھی بیٹیاں ہیں، اکیلی میمونہ کی تو نہیں ہے۔ پتہ ہے نا چاچو کتنا پیار کرتے ہیں، پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، اب صرف میمونہ چچی سے پیار کرتے ہیں۔ چچی انہیں گندا بنا دیا ہے، وہ بھی ڈانٹتے ہیں، اب مجھے بھی اچھے نہیں لگتے۔ اس 10 سالہ ذہین بچے سادگی سے چاچو کے بدلنے کی ترجیح دی۔ بھلی لوگ، میں کہتا ہوں کہ ان کے چولہے علیحدہ کر دو، اپنا اپنا کریں، اپنا اپنا کھائیں، جہاں ہمیں روٹی ملے گی ہم کھا لیا کریں گے، پر انہیں علیحدہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ دونوں بزرگوں نے بیٹوں کے گھر گھرستی الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں ایک دن گھر میں دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ کچن ایک ہی تھا، اس میں پکتا تھا، پر اپنا اپنا۔ جن کا خیال تھا مسئلہ سیٹ ہو جائے گا، ان کے دانتوں کو بھی پسینہ آ گیا کہ لڑائیاں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ صابن ڈٹرجنٹ چھپاتے آدھا وقت گزر جاتا، باقی کا بجلی کے بل پر بحث کرتے، کس نے کتنے پنکھے، کتنے استری اور کتنا اے سی چلایا۔ بے سکونی اس گھر میں آزادانہ گھومتی تھی۔ اس بیچ میمونہ کی بیٹی دنیا میں چند سانسیں لے کر اگلے جہاں سدھار گئی۔ اس ڈپریشن میں اس نے اپنی بچی کی وفات کا سارا الزام شازیہ کی بددعاؤں، تعویذوں اور کوسوں پر دھر دیا۔ لڑتے جھگڑتے بچوں سے ایک دوسرے کی جاسوسی کراتے کچھ مہینے مزید سرک گئے۔ میمونہ ایک بار پھر سے خوشخبری تھی، اس نے جی جان سے بیٹے کے لیے وظیفے شروع کر رکھے تھے۔ ایک دن اپنی ہنڈیا میں شازیہ کو کچھ گھول کر ڈالتے دیکھ لیا۔ گھر میں تیسری جنگ عظیم برپا ہو گئی۔ ارشد بھلے ایک کمرے کا صحیح کرائے پر گھر لے، لیکن مجھے اس گھر سے نکال لو، ورنہ یہ عورت مجھے اور میرے بچوں کو کھا جائے گی۔ اس کے جادو ٹونے تعویذ گنڈے ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہونے دیتے۔ آج بھی اس نے وہی تعویذ ہانڈی میں ڈالا تھا۔ میں نے تو کوئی تعویذ نہیں ڈالا، ڈھکن ہٹا کر چیک کیا تھا کہیں ہانڈی نہ لگ جائے۔ شازیہ اپنی بات پر قائم تھی، میمونہ اپنی بات پر ڈٹی تھی۔ ارشد کا دل نہیں مانتا تھا کہ شازیہ تعویذ کراتی ہے۔ ایک دن اس نے اور میمونہ نے ہسپتال سے واپسی پر بنگالی بابا کے آسانے سے شازیہ اور ناصرہ کو نکلتے دیکھ لیا۔ انور، مجھے تو ناصرہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اس نے اپنے لیے تعویذ لینا تھا تاکہ ایمان فاطمہ کا کوئی بھائی بہن دنیا میں آ سکے۔ اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ اور جسمانی اضطراب نے سارا پول کھول دیا تھا۔ میمونہ کو کب سے اسی ثبوت کی تلاش تھی، چنانچہ علیحدہ گھر میں شفٹ ہونے سے اب کوئی نہ روک سکا۔ ارشد کا لوہا گرم تھا، میمونہ کی زوردار چوٹ اسے اس کی پسندیدہ نتائج تک پہنچا گئی۔ بزرگ میاں بیوی نے بڑے بیٹے کے ساتھ اسی گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ ارشد ان سے پچھلی گلی میں کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ میمونہ کے ہاں بیٹا بھی ہو گیا، اس کی یہ حسرت بھی پوری ہو گئی۔ ایسا وہی گھر اس نے خرید بھی لیا تھا۔ چچی کا ڈرٹی سوشل نیٹ ورک انہیں پرانے دائرے سے نکلنے نہیں دے گا۔ خود وہ اتنی کم دماغ کی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کبھی بیٹھ کر تجزیہ کریں گی۔ رات کے 2:30 بجے وہ بے فکری سے نومی کے کمرے میں میز پر پیر رکھے صوفے پر نیم دراز
اس کی ماں کے بارے میں زہریلی گفتگو کر رہا تھا۔ صبغہ سوتے سے اٹھ کر پانی پینے آئی تھی۔ تقریب سے زویا کے ساتھ واپسی پر وہ جنید اور ساری فیملی کو لاؤنج میں چھوڑ کر بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ جلتے کوڑتے نیند میں آنے تک جنید کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب وہ پانی پینے آئی تو نومی کے کمرے کے کھلے دروازے سے اس کی شبیہ لاؤنج کے شیشے میں پڑ رہی تھی، جبکہ آواز صبغہ کے کانوں میں۔ صبغہ اور رمشا چچی کو سنبھال لیں گی، مجھے پوری امید ہے، کیونکہ ہم صبغہ سے ہر ممکن حد تک اچھا سلوک کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذہن سے پرانا ماحول نکل جائے۔ جب صبغہ سمجھ گئی تو چچی کو بھی سمجھا لے گی۔ چھوڑ یار، تجھے صبغہ اتنی سمجھدار لگتی ہے کہ ماں کو سمجھا سکے۔ چاچو کے تینوں بچے ذہنی اعتبار سے بالکل بچے ہیں، ذہنی خود مختاری ان میں نہیں ہے، دماغ نابالغ ہیں تینوں۔ چچی کا ان سب کے دماغ پر ہولڈ ہے اور چچی کے دماغ پر ناصرہ خالہ اور ایمان حکمرانی کر رہی ہیں۔ ایسی توہین ایسی حد تک صبغہ کی آنکھوں سے آنسو پھسلا۔ بھائی، ناصرہ خالہ اور ایمان آپی سے جو مجھے نفرت ہوتی ہے نا، میں اس کا لیول نہیں بتا سکتا یار۔ بھائی کس لیول کی ٹاکسک اور منفی ہیں ہماری خالہ اور ان کی صاحبزادی، خود ہی رشتہ توڑا اور اب آپ کی موجودہ ساس اور بیوی کو ہمارے خلاف بھڑکاتی ہیں تاکہ ہمارے گھر کا سکون نہ آ سکے۔ رشتہ داروں پر ہمیشہ میمز ہی پڑی تھیں، اب خود تجربہ ہو رہا ہے تو نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ بات صرف سکون کی نہیں ہے، خالہ نے امی اور مجھے چیلنج کیا تھا کہ دوبارہ میرا گھر نہیں بس سکے گا۔ اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ جلد از جلد میرا اور صبغہ کا رشتہ بھی ختم ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے چچی کی پرانی دشمنی کو استعمال کر رہی ہیں۔ چچی کو تو دیکھو کیسے خوشی خوشی استعمال ہو رہی ہیں، بلکہ صبغہ کو بھی کر رہی ہیں۔ صبغہ میں خود عقل نہیں ہے کیا؟ جنید نے استہزائیہ انداز میں بھائی سے پوچھا۔ ایسے نہ کہو یار، صبغہ بھابھی ایمان آپی سے بالکل مختلف ہیں، خود پرستی اور غرور نہیں ہے۔ کس چیز پر ہو؟ جنید کی ٹون سابقہ ہی تھی۔ صبغہ کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ میری پوری بات تو سن لو بھائی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبغہ میں منفیت نہیں بلکہ معصومیت ہے۔ جس دن بھی چچی کے اثر سے نکل آئیں ہمارے گھر کے معاملات سیٹ ہو جائیں گے، تب تک ہم نے اپنی امی کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اللہ کرے جلد از جلد ننھے مہمان کی آمد والی خوشخبری مل جائے تو مجھے لگتا ہے معاملات جلد اچھے کی طرف چل پڑیں گے۔ سیانوں کے مطابق اولاد عورت کی بلکہ گھر میں بھی بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ شاید صبغہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ کیا مطلب بچے نہیں چاہتی؟ جنید خاموش تھا۔ نومی کی آواز دوبارہ ابھری۔ آپ سے خود کہا نہیں، میں نے نوٹس کیا ہے اس کا اپنا تو اتنا دماغ نہیں لگتا، اس کے پیچھے بھی چچی ہی ہے۔ ابھی تک مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا، پر بات یہی ہے۔ یار یہ کیا بکواس بات ہوئی؟ امی کو پتہ چلا تو ہنگامہ مچ جائے گا۔ ان کے مطابق بچوں میں دلچسپی نہ لینے والی بہو کس کام کی؟ دوسری طرف ابو اس ہنگامے کی وجہ سے امی پر مزید بھڑکیں گے، یعنی امی ابو دونوں اپنے رد عمل دیے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ امی کو باقی معاملات میں ہم چپ کرواتے جا رہے ہیں، اس معاملے میں نہیں کروا سکیں گے۔ وہ صبغہ سے پوچھ گچھ کریں گی اور چچی آگ بھڑکا دیں گی۔ او مائی گاڈ یار، چچی ہمارے ماں سے 1000 گنا زیادہ ٹاکسک ہیں۔ ہم خوامخواہ اپنی ماں کو ظالم بناتے رہتے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی، جو بھی ہے، لیکن امی اتنی اچھی ضرور ہیں کہ شادی شدہ اولاد کے بیڈ روم تک نہیں پہنچتی۔ اف، اس قدر فضول بلکہ گھٹیا گفتگو، وہ بھی خود سے چھوٹے اور کنوارے بھائی کے ساتھ۔ امی صحیح کہتی ہیں، تم سب واہیات، حیا سے عاری اور بے حس ہو۔ جنید سب سے فضول ہو۔ وہ تیز قدموں سے واپس بیڈ روم میں پلٹ گئی۔ اس نے اگلی گفتگو سنی ہی نہیں جو شاید اس کے حق میں تھی۔ جنید بھائی، آپ خود چچی لوگوں سے کھلے دل سے امی کی طرف سے معافی مانگ لیں تاکہ صبغہ سے آپ کے تعلقات درست سمت میں چلیں۔ اسے سمجھانے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ امی کا صبر جواب دے جائے۔ ابھی ایمان کے دیے گئے زخم تازہ ہیں، انہی زخموں کی وجہ سے میں یقیناً صبغہ کو وہ اعتماد دے رہی نہیں پایا کہ وہ ہماری فیملی پر یقین کر کے اپنی ماں کو سمجھا سکے یا میرے لیے کوئی سٹینڈ لے سکے۔ مجھے معلوم ہے میری اپنی بھی کوتاہی ہے۔ ایمان اور خالہ سے لگنے والے دھچکے نے امی اور مجھے شدید نفسیاتی نقصان پہنچایا ہے، یہی سچائی ہے۔ ابو کو یہ فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں معلوم تھا ہم دونوں گھرانوں کا ماضی مشکل تھا۔ ہماری خواتین ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جنید اپنے بھائی کے پاس ذہنی غبار نکالنے کے بعد منطقی اور دھیما ہو چکا تھا۔ تم دونوں اب تک جاگ رہے ہو؟ زویا اچانک ہی اندر آئی تھی، فرسٹریشن نکال رہا تھا۔ نکل گئی، اب سونے ہی جا رہا ہوں۔ جنید نے بہن کو نرمی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایویں خود کو مظلوم سمجھ کر غلط بکواس کر رہا تھا۔ غبار نکلنے کے بعد مکمل ہوش و حواس میں ہوں۔ وہ نکل آیا۔ یہ کیا باتیں کر رہے تھے تم دونوں؟ زویا پوچھ رہی تھی۔ آفس کے ایشو ڈسکس کر رہے تھے۔ ایک فائل پر مجھے بھائی کی مدد چاہیے تھی۔ زویا کی تفتیش اور نومی کے جواب پر جنید مسکرا دیا کہ اسے معلوم تھا نومی بہن اور ماں کے سامنے صبغہ کو اچھا بنا کر کمپرومائز ہی کا کہے گا۔ وہ دونوں بھائی ہمیشہ کی طرح ایک ہی پیج پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ خیریت؟ ایسے بیٹھی ہو؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے قالین پر پیر لٹکا کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میری اور میری ماں کی غیبتیں ختم ہو گئی تھی جو اتنی جلدی اٹھ کر آ گئے ہیں۔ وہ بس ایسے ہی فرسٹریشن نکال رہا تھا۔ جنید حقیقت میں شرمندہ ہوا۔
फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, ये वो कीना था जो ताई ने आप लोगों के दिल में मेरी अम्मी के खिलाफ भर रखा है। ये ताई के पढ़ाए हुए असबाक थे। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम भी तो चची के पढ़ाए हुए सबक के मुताबिक ही हमारी बातें सुन रही थी। छुप कर बातें सुनने का चची का ही पढ़ाया हुआ सबक है। बॉन्डिंग के नाम पर गुम से कम छोटे बहन भाइयों से बेहुदा गुफ्तगू करने का सबक मेरी माँ ने हमें नहीं पढ़ाया। ये काम ताई अम्मा ही कर सकती हैं। सिबगा, ये तो तय है कि हम एक दूसरे की माँओं पर एतराज़ करते ही रहेंगे, लेकिन जितना तुम नोमी को बच्चा बना रही हो इतना वो बच्चा नहीं है। तुमसे सिर्फ 2 महीने छोटा है, अकल में तुमसे 200 साल बड़ा है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम बहन भाई घर के मसाइल एक दूसरे से शेयर करना पसंद करते हैं। हमारा चची की तरह वसीओ गलीज सोशल नेटवर्क नहीं है। अब के वो भी भुना गया था, सो खरी खरी सुनाने लगा। सिबगा तो पहले ही गुस्से में थी। गलीज से क्या मुराद है तुम्हारी? वही जो तुम समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है नासरा खाला और ईमान बिना किसी गर्ज के घंटों हिसाब से वक्त पर तुम पर और चची पर ऐसे ही लगा रही हैं? मेरी जान, इनसे कभी भी बात नहीं हुई मेरी उनसे। चची की तो हद होती ही है ना। अगर मैं कहूँ नहीं होती तो तुम्हारे झूठ बोलने पर मुझे अफसोस होगा। पहले चची को मेरी खाला और उसकी बेटी बुरी लगती थी, क्योंकि वो मेरी माँ की टीम में थी। जैसे ही वो हमारे खिलाफ हुई हैं, उन्होंने चची को अप्रोच किया। चची पके हुए फल की तरह उनकी गोद में गिर गई। किस लिए? ताई भी ऐसे ही करती आ रही हैं। सिबगा ने नजर चुराई। अम्मी ने कभी भी चची और उनकी बहन भाइयों में घुसने की कोशिश नहीं की। चची ने ये सोशल सर्कल जानबूझकर चुना है ताकि वो हमें तकलीफ दे सके, खुसूसन मुझे और अम्मी को। सबसे घटिया काम चची ने उनसे राब्ते बढ़ाकर किया है। जिन्होंने राब्ता किया उनका कसूर नहीं, मेरी माँ का कसूर बताते रहना आप भी यही खराबी है। हर हाल में माँ को सच्चा करना है, हत्ता कि अब साबका बीवी और उसकी माँ को भी। अगर इतनी फेवर इस वक्त की होती तो तलाक तक नौबत ही ना आती। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसको तुम्हारी तरह रखा होता तो वो कभी ये कदम ना उठाती। ये इज्जत तुम्हें और चची को रास नहीं आ रही, उसे आ सकती थी। वो सारा धीमा पर और मंतकी रवैया भूल गया। जब्त का यारा ही ना रहा कि ये बात मालूम थी, इसलिए इसे ताने देने के लिए वो हक में नहीं थी। लेकिन माँ की ब्रेन वॉशिंग के बाद अब मुंह से निकल जाता था, बाद में पछतावा भी होता था। अब भी वो उसके बेडरूम से जाने के बाद सिबगा को एहसास हो रहा था कि उसे बार बार ईमान वाले मामले को बीच में नहीं लाना चाहिए था। इधर किधर, ये मेरा बेडरूम है भाई साहब। वो और मुझे किसी के साथ शेयर करने की आदत भी नहीं है। नोमी उसे अपना तकिया खींच खांच कर दुरुस्त करते देखते अचंभे से पूछने लगा, मैं यहीं सो रहा हूँ, तुम नहीं सो सकते तो जहाँ मर्जी दफा हो जाओ। इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? हुआ क्या है? तुम्हारी चचाजाद बहन प्लस भाभी ने अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए पहले चोरी चोरी हमारी बातें सुनी, फिर मेरे बेडरूम में पहुंचते ही महाज खोल लिया कि तुम अभी छोटे हो, मैं तुमसे बेहुदा गुफ्तगू करता हूँ, और ये कि किसी तीसरे से पर्सनल शेयर करके मैं उसकी इंसल्ट करता हूँ। और तो और ईमान के खुला लेने के ताने भी। जुनैद ने तकिया उठाकर पटका। गलत कर रही है सिबगा, खासकर ईमान वाले मामले को बीच में नहीं लाना चाहिए। वो तो अव्वल रोज से गलत कर रही है, लेकिन मैंने उसे कुछ ना कहने वाला अहद तोड़कर खुद से बहुत गलत कर लिया है। मैं अम्मी को रोकने वाला खुद को रोक नहीं पा रहा। उसने अंग्रेजी में हालात को गाली देकर तकिया मुंह पर रख लिया। नोमी चंद में बड़े भाई की असियत महसूस करता रहा, फिर होले से अपने कमरे से निकल आया। सामने ही सिबगा किचन से निकल रही थी कि उसने बेअख्तियार आवाज दे डाली, जुनैद मेरे बेडरूम में है, अगर नींद नहीं आ रही तो कुछ देर लाउंज में बैठकर बात कर लेते हैं। सिबगा ने नोमी की ऑफर पर हैरत से उसे देखा था। ऐसे क्या देख रही हो? सिबगा ने नफी में सर हिला दिया कि कुछ नहीं देख रही, लेकिन साथ ही सोफे की तरफ कदम बढ़ा दिए। नोमी भी एन उसके सामने वाली निशस्त संभाल कर बैठ गया। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाया, तुम्हें सबा कहा करूं या भाभी, आप कहा करूं या तुम। वो बदस्तूर खामोश थी। मैं दिल की बात कहूं तो मुझे तुम्हें चचाजाद बहन समझना और नाम लेना ही पसंद है। जैसे बचपन से सिलसिला चला आ रहा था, वैसे भी तुमसे 2 माह छोटा होना इतना बड़ा जुल्म नहीं कि एकदम भाभी पर आ जाऊं। नोमी कजन मुस्कुराया। सबा, हम सब जानते हैं कि ये रिश्ता नहीं होना चाहिए था, किसी सितमगर घड़ी में हो ही गया है, तो ऐसे नहीं चलना चाहिए। मेरी अम्मी अब्बू तुम्हारे भी ताया ताई हैं, तुम अच्छी तरह जानती हो। ईमान आपी वाले मामले के बाद वो किस किनारे पर खड़े हैं। तुम और जुनैद किस मुश्किल में हो, सब जानते हुए भी ईमान के खुला के ताने देना। यार इतनी रिवायती तो ना बनो। जुनैद मेरी माँ को जो मर्जी कह ले, मैं ईमान वाले सच को भी दोहरा नहीं सकती। वाह नाओमी वाह, सारा सच तुम्हें मैं बताता हूँ। अम्मी ने ईमान आपी को भांजी से ज्यादा बेटी समझा और जरूरत से ज्यादा मान देकर अपना समझकर अपना और हम सबका तमाशा बना दिया। सिबगा ने कुछ देर पहले ही दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी थी। उसे नोमी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जुनैद के बेडरूम छोड़ने के बाद नींद भी नहीं आनी थी, इसलिए उसकी गुफ्तगू सुनने लगी। सबको ये सूट गिफ्ट दो, कहना मेरे मैके से आई हैं, नीला और सब्ज जुनैद की फुफियों को देना, हम सब की मेज पर रख देना। शाजिया ने ब्रांडेड कपड़े ईमान के सामने रखे। बहू की खीर पकाई की रस्म थी, जिसमें शाजिया ने नंदों को भी बुलाया था। ये अलग बात कि खीर भी ईमान के बजाय शाजिया को खुद पकानी पड़ी थी, और ससुराल पर समधन बहन का रूप डालने के लिए तोहफे भी खुद खरीदे थे।
ईमान ने बिला झिझक वो कीमती सूट सबको अपने मैके का कहकर तोहफा दिया। वाह वाह समेटी, उसके लिए ये नई बात तो थी नहीं। खाला हमेशा से, जब से उसने होश संभाला था, खुद चीजें खरीद कर मैके में देती और फिर ससुराल के सामने मैके उसे वापस कर जाता। ये प्रैक्टिस उसे अजबर थी। ईमान, तुम किचन और डाइनिंग हॉल की सफाई अपनी निगरानी में अच्छी तरह करवा लेना। मैं अब ईशा पढ़कर सोऊंगी। घुटने बिल्कुल साथ छोड़ गए हैं। शाजिया मोटापे के बाद अब जल्द थक जाती थी। आज तो खीर जैसी मुशक्कत भरी डिश भी बनाई थी और दावत भी निपटाई थी, तो थकावट का अंदाज ही निराला था। मगरिब से पहले उन्होंने खाना लगवा दिया था। ईशा की अजान के साथ ही सब मेहमान अपने घरों को वापस हो लिए थे। मासी को अलबत्ता शाजिया ने किचन और डाइनिंग की सफाई के लिए रोका था। ईमान को निगरानी सौंप कर वो अपने बेडरूम में आ गई। बेगम, तुम नासरा को मना कर दो। हम कौन सा बेगाने हैं जो वो इतने कीमती तोहफे तहाइफ भेजती रहती है। मैं तो बहुत मना करती हूँ। मेरे मैके वाले शुरू से बेटियों को देने के आदी हैं। आदत पक्की है, इसलिए नासरा भी बाज नहीं आती। शाजिया ने शौहर के सामने मसनूई बेजारी दिखाई तो साथ लेटी जोया ने माँ को बगौर देखा था। शादी के बाद से जोया जिस दिन मैके आती वालिदैन के कमरे में ही सोती थी। डबल बेड पर वो माँ बेटी लेट जाती, सिंगल पर जोया के अबू लेट जाते और बातों का सिलसिला देर तक चलता रहता। जोया पानी पीने के लिए किचन में आई तो स्लिप होते होते बची। सिंक के इर्द गिर्द नीचे भी पानी गिरा था और ऊपर स्लैब पे भी पानी पानी था। बर्नर्स पर सालन, चावल, खीर समेत मुख्तलिफ खानों के देगचे जूं के तूं पड़े थे। जोया ने किचन से निकलकर देखा तो जुनेद और ईमान के बेडरूम की लाइट बंद थी। काम वाली का भी नामो निशान न था। उसने दुपट्टा उतारकर किचन के दरवाजे पर रखा और काम में जुट गई। सबसे पहले तो फर्श पर पोछा लगाकर पंखा फुल स्पीड पर चलाया और खाना डब्बों में डालने लगी। फ्रिज में इन डब्बों की जगह बनानी बाकी थी और डाइनिंग का चक्कर लगाना भी। काम समेटते हुए उसे काफी वक्त लग गया। पानी पीने गई थी या मियाँ की कॉल सुनने? शाजिया ने मोहब्बत से बेटी के बालों में हाथ फेरा। पानी ही पीने गई थी, लेकिन आगे जो हालात थे इनकी वजह से मियाँ की कॉल आई भी तो सुनने का मूड नहीं बना। क्या मतलब? शाजिया हैरान हुई। अम्मी, ऐसे कैसे चलेगा? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बात साफ साफ करो। शाजिया ने दबी दबी आवाज में दांत पीसे कि कमरे में उनका शौहर भी सो रहे थे। ईमान आपी ने मासी की कोई निगरानी नहीं की, ना साथ मिलकर कोई काम करवाया और मासी हस्बे साबिक सिर्फ छोटे मोटे बर्तन धोकर किचन का फर्श गीला करके जा चुकी थी। मैं अगर किचन में ना जाती तो सारा खाना बाहर पड़ा खराब हो जाता। खाना निकाल कर फ्रिज में रखकर बड़े बर्तन खुद धोकर सफाइयां करके आ रही हूँ। ऐसे कैसे चलेगा अम्मी? वो माँ बेटी निहायत ऐसा आवाज में गुफ्तगू कर रही थी। मुझे भी तुम्हारी सास की तरह उस्ताद ही बनना पड़ेगा, फिर ईमान सब सीख जाएगी, बल्कि समझ जाएगी। ईमान आपी और नासरा खाला बुरा ना माने, भांजी है मेरी। नासरा को पता है मुझे ईमान कितनी प्यारी है। घर की बच्चियों पर अच्छा लगने लगे का क्या तमीज। ईमान बड़ी बहू है, मेरी भांजी है, सब कुछ उसके हाथ ही देना है, इसलिए इसका घरदारी में दिलचस्पी लेना जरूरी है। मैं खुद ईमान की घरदारी सिखाऊंगी। नासरा ने उसके इकलौतेपन की वजह से ना सिखाई थी, पर अब जरूरी है। इन्हें मालूम ना था उनका अज़्म रफ्ता रफ्ता जुनून बन जाएगा, जो ईमान के नाजुक आसाब पर बिजली बनकर मुसलसल गिरता रहेगा। वो खाला भांजी एक दूसरे से लगाई तवक्कुआत एक दूसरे पर अपने पन के मान में मारी जाएंगी। शमशाद रात को तो आधे बर्तन छोड़कर किचन का फर्श पानी पानी करके बिना बताए चलती बनी। मेरे जैसी अपना भारी वजूद लिए किचन में अनजाने में पानी पर पैर रखकर फिसल जाती। कोई अंग पैर टूट जाता तो कौन जिम्मेदार था? भला हो जोया का, जिसने तुम्हारे जाने के बाद देगचे धोए, खाना समेटा, वरना तो वो भी खराब हो जाता। शाजिया अगले दिन मासी की क्लास ले रही थी। बाजी, मैंने दुल्हन आपी से कहा मुझे मजीद बर्तन दे दें ताकि मैं धो लूं। उन्होंने कहा यही है, फर्श साफ करने का भी नहीं कहा था। वो तो नई नई है, उसे समझ नहीं थी। तुझे तो पता था फर्श पर पानी गिरा है तो साफ भी करके जाऊं। शाजिया ने बहू की बेनियाजी पर खून के घूंट भरे। ये मुलाजमा से मुकालमा जारी था। सुबह 5 बजे घर से निकलती हूँ। आप समेत 4 घर हैं मेरे पास, इसलिए शाम तक मैं थक जाती हूँ। सोचा था आज सुबह पहले आपके घर का चक्कर लगाऊंगी, रात को रह जाने वाले काम सुबह निपटा दूंगी। पर वो कोने वाली बाजी का बच्चा बीमार हो गया था, फिर सुबह उधर ही जाना पड़ा। तुम्हें बहुत जल्दी रहने लगी है शमशाद, जरा अच्छा काम नहीं कर रही हो। आजकल तो काम करने के बजाय बढ़ाकर जा रही हो। जाकर वॉशरूम दोबारा साफ करो। जोया के पापा सुबह शोर कर रहे थे कि वॉशरूम नहीं धुलवाया। मैंने साफ किया था बाजी, दोबारा करो। अच्छा नहीं किया था। पास बैठी नाखूनों को फाइट करते साथ खेलती ईमान ने जरा दिलचस्पी ना ली। जल्दी जल्दी काम निपटा कर आके जाने के चक्कर में रहने वाली मासी 2-3 बार काम दोबारा करवाने पर और पहले से कई नुक्स निकालने पर इन्हें मुस्तकिल छोड़ गई थी। तब जुनेद और ईमान की शादी को फकत 2 महीने हुए थे। हाय हाय ईमान, ये कैसा आटा गूंदा है, रोटी नहीं बन रही, गुठलियों से भरा पड़ा है। जैसे मैंने बताया था वैसे नहीं गूंधा, मुठियां बंद करके। खाला, मेरे नाखून खराब हो रहे थे इसलिए बस रोल कर दिया है। रोटी ही खानी है, बन जाएगी अच्छी बुरी। रोल कर लिया कि लगती, अब रोटी कैसे बनाऊं? आटा गूंदने, बर्तन धोते तेरे नाखून मसला करते हैं, कपड़े धोते सबसे हाथ रफ होते हैं।
तो घर कैसे चलेगा? मुलाजमा रखने नौकर चाकर भी इसी घर में ढंग से काम करते हैं जहाँ मालकन को सलीका तरीका हो। ईमान, तुम तो अपने आप को संभाल नहीं सकती हो, हमारा क्या बनेगा? जोया को देखो कैसे हर काम में ताक है। ससुराल भी नौकर चाकर पसंद करने वाला नहीं है। सास नए सिरे अपने तर्ज पर उसे काम सिखा रही है। वो इतनी दिलजमी से सीखकर जब हमारे घर इसी तरीके से काम करके जाती है तो घर कितना अच्छा लगता है। आखिर में शाजिया का लहजा सवालिया हो गया ताकि ईमान गुफ्तगू में हिस्सा डाले, पर वो खराब मूड की बदौलत खामोश हो चुकी थी। हमारी अम्मा को अल्लाह बख्शे बड़ी लापरवाह थी। किसी काम को सलीके से करने की आदत ना ही पता थी और ना ही इसलिए तुम्हारी अम्मा समेत हम बहनें घरेलू काम में ढंग से ना कर पाई। नासरा तो हम सबसे ज्यादा काम चोर थी। जो काम उसे कह देते बहुत गंदा करती है, इसलिए मैं और बड़ी आपा उसे कहते ही ना थे, खुद कर लिया करते। आगे मैंने तुम्हें भी अपने जैसा ही रखा है। शाजिया बेगम के चेहरे पर बीते जमाने का अक्स और बहन भाइयों की मोहब्बत साफ देखी जा सकती थी। बस देख लेने वाली निगाह चाहिए थी, जो वहां नहीं थी। वहां सिर्फ ईमान थी। कोई नहीं, मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। ईमान ने सर्द लहजे में जवाब दिया। नासरा से नानी अम्मी के घर के हालात पूछना, देखना फिर तुम्हें बताएगी। शाजिया ईमान के गूंदे हुए आटे को दुरुस्त करने में लगी हुई थी, साथ ही ईमान को सलाद बनाने लगाया हुआ था। ईमान, मैं चाहती हूँ हमारा घर भी उतना ही अच्छा लगे जितना जैसे जोया का ससुराल है। कैसी तरबियत और नज्म ज़ब्त नजर आता है। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, मेरी नंदे और सास भी बड़ी सलीका शुआर औरत थी। मैं सच कहूँ, मुझे टाइम मैनेजमेंट इनसे ही आया। फिर मैमूना आई तो मैमूना आदत की जैसी भी है, पर है सलीके वाली। हर काम ऐसे नफासत से करती है कि क्या बताऊं। अपनी बेटियों को भी खींच कर रखा हुआ है। दोनों ही सुघड़ बच्चियां हैं, इसीलिए इतनी ओल्ड फैशन लगती हैं। सॉरी खाला, पर जोया भी इन्हीं जैसी लगती है। ओल्ड फैशन टिपिकल घरेलू लड़कियां जो ब्यूटी कॉन्शियस ही नहीं है, एंड जवानी में बूढ़ी लगने लगती हैं। ऐसी लड़कियों के हस्बैंड भी इनमें दिलचस्पी जल्दी कम कर देते हैं। जोया को मैंने कहा भी था कि घर के काम तो हो ही जाते हैं, खुद पर तवज्जो कम ना करो। यूट्यूब से सेल्फ ग्रूमिंग की डेली टिप फॉलो करो। मेरे साथ खड़ी मेरी नंद तो लगो। क्यों, तुम्हारी नंद नहीं लगती? इतनी खूबसूरत तो है। शाजिया ने नागवारी से जवाब दिया। खाला, खूबसूरत तो है जोया, पर मेरे जैसी ग्रूम नहीं है। आप खुद भी तो उसे कहती हैं मुझसे सीखे। अभी तक जोया को आईलाइनर लगाना नहीं आता, कई बार सिखा चुकी हूँ। शाजिया, मेरी दवा का वक्त हो गया है, अभी तक खाना नहीं दिया। बस अभी लाई, आप डाइनिंग पर बैठे, मैं यहीं खा लेता हूँ। वो किचन टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ गए तो ईमान को किचन से फरार का बेहतरीन मौका मैसर आ गया। पीछे शाजिया कुढ़ने लगी। बज़ाहिर वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर शौहर को खाना सर्व कर रही थी, पर अंदर खाने ईमान के घर में दिलचस्पी ना लेने पर नाला थी। आज ही नासा से बात करती हूँ, वो भी ईमान पर सख्ती करे, मैं भी, तब ही वो कुछ सीखेगी, वरना तो घर ऊंधा ही पड़ा रहेगा। जुनेद के भी कान खींचती हूँ आज के अब महबूबा के अलावा बीवी भी समझे। मासी तो अब 4-6 महीने बिल्कुल ना रखूंगी ताकि ईमान को सारे मामलात समझ में आ जाए। नहीं तो इस लड़की ने कुछ नहीं सीखना समझना। ठंडा ग्लास पानी पीकर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए वो मियाँ के सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। अब इंतजार था कि कब वो खाना खाकर घर से बाहर निकले और पीछे ये नासरा को कॉल मिलाकर ईमान को सुधारने का लायामल तरतीब ने। शौहर के सामने वो अपने किसी रिश्ते को डिग्रेड करने की आदी नहीं थी। बाजी, आप तो वाकई सास बन गई हैं। ईमान मुझे कह रही थी खाला बदल गई हैं। मैं नहीं मानती थी, अब यकीन आ गया है। नासरा इंतहाई तलखी से बोली तो शाजिया हक्का बक्का रह गई। वो तो सोच रही थी वो दोनों बहनें मिलकर ईमान को घरदारी की तरफ राग़िब करेंगी, इधर तो मामला ही उलट हो गया था। नासरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ईमान मुझे कितनी प्यारी है। मैं तो अपने बहन भाइयों से बदलने का सोच भी नहीं सकती। अगर सास बनूं तो अपने ससुराल के सामने उसके फौहड़ पने पर पर्दा थोड़ी डालूं। जहेज से लेकर अब तक खुद तोहफे तहाइफ खरीद कर ईमान को पकड़ाती हूँ कि तुम्हारा नाम लेकर आगे पहुंच जाए। मैं तो खाला भी नहीं बन रही, माँ बनकर रह रही हूँ। अव्वल रोज से जब से ईमान को अपने जुनैद की दुल्हन बनाने का सोचा, उसी दिन से। शाजिया बहन के ताने पर बिलबिला उठी थी। बाजी, ये तोहफे खरीद कर मेरी तरफ मंसूब करने से मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी नाजो पली इकलौती बच्ची है। आपके ससुराल में कोई एक भी मेरी ईमान के पाँव जैसी नहीं है जिनके सुगढ़ापे की मिसालें देती हो। खूबसूरती कायम रखने के लिए जतन करने पड़ते हैं। ईमान के जिस हुस्न पर आप और जुनैद मरते हैं, वो हुस्न बरकरार रखने के लिए ब्यूटी पार्लर के खर्च के अलावा मुकम्मल पुरसकून नींद, जहनी सुकून और काम काज से परहेज जरूरी है। और हाँ, ईमान को 25,000 देकर शाम को मेरी तरफ भेज दें, उसने कैरोटीन करवाना है। हमना सैलॉन ने बड़ी मुश्किल से वक्त दिया है। शाजिया के जवाब से पहले ही नासरा फोन बंद कर चुकी थी। अब के शाजिया को सही मैनों में गुस्सा आया था। 25,000, 25 रुपए नहीं दूंगी। देखती हूँ कब तक घर को घर नहीं समझती। ईमान ने भी तेरी मैं भी तेरी बड़ी खाला हूँ। ये अलग बात के नासरा और ईमान भी शाजिया की ही बहन और भांजी थी। इन्हें खबर थी शाजिया जुनैद को ऑफिस कॉल करके कभी घर की कोई बात नहीं कहेगी, इसलिए ईमान ने पहले ही जुनैद से कह दिया कि जब वो ऑफिस से आए तो बाहर ही से इसे मोबाइल पर कॉल कर ले।
गेट से अंदर आने की ज़रूरत नहीं, घर आने की सूरत में वक्त लग जाएगा और उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम मिस हो जाएगा। शाजिया बेगम वॉशरूम में थी जब इन्हें ईमान ने ज़ोर से पुकारा, खाला मैं जा रही हूँ। उनके जवाब से पहले वो जा चुकी थी। बाहर निकलते ही शाजिया ने कॉल की, ईमान ने फ़ोन नहीं उठाया। जुनैद ने अलबत्ता कॉल रिसीव कर ली। कहाँ हो बेटा? अम्मी सिग्नल पर हूँ, ईमान को खाला की तरफ ड्रॉप करके अभी आता हूँ। शाजिया के शक की तस्दीक हो गई। एक लम्हे को इन्हें लगा था कि शायद ईमान बाप के साथ गई है, लेकिन फौरन ही ध्यान जुनैद की तरफ चला गया था कि उसकी वापसी का यही वक्त होता था। ईमान केराटिन करवाने जा रही है। जी सैलून ही जा रही है। वो समझ गई जुनैद पैसे दे चुका है। शाजिया ने मुश्किल फैसला कर लिया। गलत या दुरुस्त से कतई नज़र मुश्किल फैसला। जुनैद गाड़ी वापस मोड़ लो। अम्मी ईमान की अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मैं वापस बुला रही हूँ। जहन्नुम में गया सैलून, तुम वापस आओ। ओके मैं आ रहा हूँ। वो माँ की पहली औलाद था, पहली औलाद जो माँ के जहनो दिल से बहुत करीब होती है, जो लड़की को माँ बनाकर उसकी जिस्मानी ही नहीं कल्बी हालत भी बदल देती है, इस कायनात का आफाकी रंग अता कर देती है। इसीलिए पहली औलाद पर माँ के नक्श बड़े गहरे जमते हैं। मिजाज आशनाई में भी ढेर मोहब्बत झलकती है। वो माँ बेटा इस आफाकी मोहब्बत के लम्हे से गुजरे थे। जुनैद को ईमान से भले कितनी ही मोहब्बत थी, पर वो माँ की मोहब्बत से आगे नहीं जा सकी थी, कम से कम अभी तक नहीं। मुस्तकबिल के किसी लम्हे चली जाती तो इसे अंदाज़ा नहीं था। वापसी पर ईमान निहायत ख़राब मूड के साथ ठक ठक करती कमरे में बंद हो गई। जुनैद ने लाउंज में बैठकर माँ की तमाम गुफ्तगू तवज्जो से सुनी। माँ आप सैलून से तो ना रोकती, बाकी मैं आपकी सारी बातों से मुत्तफिक हूँ। जोया के बाद तो घर सराय बना हुआ है, ईमान दिलचस्पी नहीं लेती, ये मैं अव्वल रोज से जानता हूँ। पहले मेरा इरादा भी रोकने का नहीं था, पर चालाकी से तुम्हारे साथ जाने की वजह से वापस बुलाया है। नासरा की चालाकियां ऐसी ही होती हैं। वो बहन के अंदाज से वाकफियत की बिना पर मुस्कुरा दी थी। भांजी के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ नहीं था। उम्र के इस हिस्से में भी बहन भाइयों और उनके बच्चों की मोहब्बत उनके दिल से नहीं निकली थी। बस वो घर बेहतर देखना चाहती थी, अपने वक्त से बेहतर ईमान को अपनी देवरानी और नंदों की तरह घरदारी भी यकता देखना चाह रही थी। जोया को भी ताक करके भेजा था। बात सुनो जुनैद, ये हर वक्त उसकी तारीफें करना बंद कर दो। इसके दिल से खूबसूरत खूबसूरत तरीन बनने का खनास निकलने दो। ज़रा बिल्कुल इसे घर और घरदारी की तरफ माइल करने की कोशिश करो। जुनैद ने होले से सर हिला दिया। दूर हटो, मुझसे हाथ नहीं लगाना। जुनैद उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर ईमान बदस्तूर बम का गोला बनी हुई थी। तुम मुंह ठीक करो। जुनैद के अंदाज में शरीके सफ़र के लिए मोहब्बतों वारफतगी थी। सैलून ले चलो, मुंह ठीक हो जाएगा। मेरी जान कहा है, आज नहीं लेकिन परसों ज़रूर छोड़ दूंगा। तुम खाला की वजह से कह रहे हो ना? उसके बाद ईमान निहायत सख्त अल्फाज शाजिया के मुतलिक बातें करने लगी। ईमान अम्मी के बारे में मोहतात अंदाज में बात करो, लेकिन उसकी बात को उसने दरखोर ना जाना। नतीजतन वो भी शदीद गुस्से में आ गया। इनकी तकरार के दौरान ही नोमी जोरदार दस्तक देकर अंदर आया था अपने सॉक्स लेने। जुनैद ने खुद आगे बढ़कर अलमारी की दराज खोली। नोमी भी दोनों मुख्तलिफ जराबें हाथ में लटकाए आगे बढ़ाया। जुनैद की टाइयाँ, कफलिंग्स, ज़ारबंद का इक्का दुक्का जुराबें और ईमान की ज़ाती अशिया गुत्थम गुत्था थी। नोमी घबरा कर पीछे हट गया। जुनैद ने भी फटाफट दराज बंद कर दी। उनके खराब मूड मजीद सफा नेज़े पर जा पहुंचे। ज़या के बाद इस घर में ज़िंदगी असाब हो चुकी है। ना सफाई, ना सुथराई, ना खाना, ना पीना, हत्ता कि हमारे कपड़े हमारे घर ही में गुम हो गए हैं। लानत हमारे इस घर में रहने पर, इससे अच्छे तो हॉस्टल हैं। नोमी बकता झुकता घर से निकल रहा था। शाजिया भारी बदन के साथ बमुश्किल घसीटते हुए गैरात तक पहुंची थी। तब तक वो गेट खुला छोड़कर ही निकल गया। जुनैद को बहन भाई बेहद प्यारे थे। उसका दिमाग उलटने लगा। सोने पे सुहागा ईमान की बेहिसी ला तलकी थी। देख रही हो नोमी कैसे निकला है? शाजिया के अंदाज में गम था। वो अभी तक ईमान के साबका अतवारों पर यकीन रखती थी, जब ईमान के नज़दीक खाला माँ और खाला की औलाद सगे बहन भाई थे। वक्त बदल गया था। ईमान अब सिर्फ बहू थी, बाकी सब तो रोज़े रोशन की तरह अयां था। क्या फ़ायदा घर की औरतों का, जब मर्द भूखे प्यासे बदहाल हुलियों में नौकरी करने निकल जाएं। खाला मैंने नहीं निकाला जो मुझे सुना रही हैं। वैसे भी मैं किसी की दोहरी तीसरी नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं। जब 25,000 की खातिर सैलून नहीं जाने दिया। पागल हो गई हो? वो तो मैंने इसलिए रोका है, जब तक घरदारी में दिलचस्पी नहीं लोगी तब तक सब कुछ बंद। शाजिया के लहजे में धूस भरी डांट थी। भांजी से बचपन से लेकर बहू बनाने तक का मान था। घरदारी मेरे जूते की नोक पर। मेरे पापा आ रहे हैं, मैं अभी इसी वक्त सैलून जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही हो, जब जाना होगा जुनैद खुद लेकर जाएगा। शाजिया झुल्ला गई। भाड़ में गया जुनैद, मेरी अपॉइंटमेंट आज है। खाला भांजी की तकरार सुनते हुए जुनैद ऑफिस वाले कपड़ों से निजात हासिल कर रहा था। इन सबको ईमान की जिद्दी और लाडला होने की शुरू से खबर थी, पर लेवल अब मालूम हो रहा था। दफा हो जाओ, फिर इधर ही रहना। मुझे नोमी की टेंशन लगी हुई है। बच्चा कैसे हालों में घर से निकला है, तुमने अपना रोना डाला हुआ है। जुनैद ने वॉशरूम में घुसकर शावर खोल लिया ताकि दिमाग ठंडा कर सके। जब वो बाहर निकला तो ईमान जा चुकी थी। वसीम के काम देखो, बाहर से ही बेटी को लेकर चला गया। घर आकर मामला पूछने की भी जहमत नहीं की।
शाजिया ने हाथ में पकड़ा ग्लास पटखा। जुनैद खामोश रहा। अब तुम हिलाते उसे लेने ना पहुंच जाना। हर वक्त चापलूसी, हर वक्त जी हजूरी, हर वक्त हुस्न के कसीदे पढ़ने का ये नतीजा निकलता है। 4 दिन माँ के घर रह ले, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अब इसे कॉल भी ना करते फिरना। नहीं करता अम्मी। जुनैद भी झुंझला गया था। ईमान को अपने हुस्न पर घमंड था, शाजिया को अपने प्यार पर, कि बचपन से दोनों हाथों से बहन भाइयों और इनकी औलाद पर लौटा रही थी, खासकर ईमान और नासरा पर। जुनैद को ईमान की वारफतगी पर यकीन था कि इतनी वारफतगी जताने वाली, अपनी मोहब्बत का बिला झिझक इजहार करने वाली ईमान इससे दूर नहीं रह सकेगी, पर उसके उलट होता गया। अना और हठधर्मी दोनों तरफ दीवारें चीन बनती गई। बाकी की कसर नासरा और ईमान के खानदान में की जाने वाली बातें पूरी करती गई। इनकी हर नई चोगली पर जोया और शाजिया जुनैद को पक्का करती कि वो ईमान की तरफ ना जाए, ना खुद कॉल करे। वो मानता गया। 4 औरतें एक दूसरे को झुकाने के लिए रस्साकशी में लगी रहीं। अनवर साहब से शाजिया ने इसी हालात हमेशा छुपा के रखे हुए थे। मैके वाले रिश्तों की तौहीन ना हो, वरना बातें तो शाजिया के सारे मैके का खानदान कर रहा था। ससुराल बड़ी हद तक बेखबर था। वो बदतरीन दिन था। रात ही ईमान और जुनैद की फ़ोन कॉल पर शदीद जंग हुई थी। सपहर को खुला के लिए अदालती नोटिस मौसूल हो गया था। अदालती हरकारे ने नोटिस पकड़कर घर लाने वाले अनवर साहब थे। नोटिस पढ़कर अब वो शौक में बैठे थे। शाजिया, ये क्या हो रहा है? हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे? वो ऐसा ऐसा हवासों में लौट रहे थे। शाजिया अभी भी बदहवास ही थी। जूं जूं घर के मकीन अपने काम काज से फारिग होकर घर में दाखिल हो रहे थे, सूरत हाल जानकर भुंजिका हुए जाते थे। सबसे ज्यादा बेयकीन तो जुनैद था। ईमान मेरे बगैर कैसे रह लेगी? वो जो साथ जीने मरने की कस्में खाती थी, वो रिश्ता तोड़ने तक कैसे जा सकती है? वो नोटिस हाथ में पकड़े यकीन करने की कोशिश कर रहा था जब सिंगल सोफे पर बैठे बाप की आवाज़ सुनी। मैं नासरा और वसीम से बात करता हूँ, आप रहने दें, मैं करती हूँ। शाजिया हकलाकर बोली थी, तुम्हारी ही बातों का नतीजा है जो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। हद देखो, मुझे खबर तक ना होने दी कि ईमान रूठ कर गई है। मैं मामूली नाराज़गी समझता रहा। इन्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आई थी कि इन्हें मामूली नाराज़गी ही समझा जाता रहा है। शाजिया की पर्दे डालने की आदत बहुत पुरानी थी। अनवर साहब अपना मोबाइल निकालकर ऐनक ढूंढने लगे ताकि नासरा और उसके मियाँ से बात कर सकें। शाजिया चुपके से अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके उनसे पहले ही बहन को कॉल मिला चुकी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा करोगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी आप और आपका बेटा मेरी नाजो पली के साथ ऐसा करेगा। नासरा भी दूबदू हुई। अच्छा, इन बातों का वक्त नहीं। तुम्हारे भाई साहब वसीम कॉल कर रहे हैं। उनसे संभल कर बोलना। इन्हें मैंने ईमान और तुम्हारे करतूत की कोई तफसील नहीं बताई। तुम भी झूठे सच्चे किस्से ना सुनाना, वरना मुझे भी तफसीलात में जाना पड़ेगा। इनके सामने हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। शाजिया के लहजे में महसूस की जाने तलखी और तमही थी। वो अभी तक नासरा को बहन समझ रही थी। मान भी बहनों वाला ही था, पर आगे एक मौका परस्त और कमजोरी का फायदा उठाकर मुकाबिल को चित कर देने वाली समधन थी। करतूत मेरे और मेरी बेटी के नहीं, करतूत आपके हैं। शाजिया को नासरा की बात मुकम्मल किए बिना फोन काटना पड़ा कि नासरा के पीछे वसीम की बात करने की आवाज़ आने लगी थी। अनवर साहब कॉल मिला चुके थे। वो धड़कते दिल के साथ अपने भारी वजूद को संभालती लाउंज में आ गई। अनवर साहब फिर से डायल कर रहे थे। गालबन नेटवर्क की वजह से कॉल कट गई थी। वसीम और नासरा के दिमाग देखो जरा पागल हो गई हैं। मामूली बातों पर खुला का मुकदमा करता है कोई। इर्द गिर्द खानदान में किसी को खबर हुई तो किस कदर सुबकी होगी। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। वो झुलाए हुए कॉल लगने के इंतजार में बोल रहे थे। जुनैद, शाजिया समेत छोटा अदनान भी खामोश था। शाजिया और जुनैद ऐसा कैसे कर सकते? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नासरा, इन्हें अंदाजा हुआ वसीम का फोन अब नासरा के पास था। मैंने कब कहा तुम या ईमान झूठ बोल रही हो? क्या कह रही हो नासरा? खुला से बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वो जरा सा रुके तो नासरा की सुन सके। झल्ली हो गई हो, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं करते। हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, बैठकर बात करते हैं। ये बातें फोन पर करने वाली नहीं है। तुम लोगों ने आना है ईमान के कपड़े जूते लेने। 100 बार आओ, तुम्हारा अपना घर है। नासरा, लोग खुद आएंगे। ईमान की किसी सहेली की शादी है, उसके कपड़े जूते और दूसरी अशिया यहीं पड़ी हैं, वो लेनी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद बात करूंगा। मेरी बात समझ जाएंगे वो लोग। वो सब खामोशी से सुन रहे थे। अनवर साहब मजीद तौक़ुफ़ से बोले, नासरा और ईमान वगैरह मुझे शुरू से ही जज्बाती लगती थी, इसलिए दिली तौर पर मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था। पर तुमने जब अपने साथ साथ जुनैद की पसंद का बताया तो मुझे इकरार करना पड़ा। ये सारा किया धरा तुम्हारा है। अव्वल रोज़ से सारे बच्चों को भी तुमने ही जहन बनाया था कि जुनैद की शादी ईमान से करोगी। इस सच पर शाजिया समेत सब चुप रहे कि बात तो यही सच थी। दूसरी तरफ अलग खेल चल रहा था। जीत के लिए हर हथकंडा जायज़ था। तुम्हारी खाला ने हस्बे मामूल अनवर भाई को कुछ नहीं बताया। काठ का उल्लू बनाकर रखा हुआ है। शाजिया बाजी ने कह रहे थे रिश्ता खत्म होने से बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। होती रहे, मैं अब जुनैद की शक्ल नहीं देखना चाहती। अब वो माँ बहन के साथ ही रहे। बड़ा आया सलीका शुआर औरतों का शिदाई। ईमान ने नाक चढ़ाई थी। माँ ने
नासरा तुरंग और प्यार में ईमान को माने कहकर मुखातिब करती थी। जी, अगर जुनैद अलग घर ले ले जहाँ स्याह सफ़ेद की मालिक तुम हो, जब मर्जी उठो, सो सफाई करो ना करो, सैलून जब मर्जी जाओ, कोई कहने वाला ना हो, तो कैसा रहेगा? अम्मी, जुनैद बहुत लीचड़ है, कभी नहीं मानेगा। वो सब जिस किनारे पर खड़े हैं ना, मान सकते हैं, खासकर अगर हम तुम्हारे खालू जैसे बेवकूफ़ को भड़का दें, तो नतीजा अच्छा निकल सकता है। बीवी की मुखालफत के लिए तुम्हें अलग घर दिला सकते हैं। वो जितनी भी बेवकूफ़ सही, पर अपनी बीवी और बेटी के खिलाफ नहीं हो सकते। मैं सारे पोल खोल दूंगी, फिर हो जाएंगे। अगर ना भी हुए तो कम से कम मैं शाजिया बाजी को चैन की बांसुरी नहीं बजाने दूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी। नासरा सांप जैसा फुंका रही थी। मेरी बेटी करती थी। 2 दिन बेटी ना समझ सकी, सास बन गई। मैं भी समधन बनकर दिखाऊंगी, मुझे तुमसे प्यारा कोई नहीं है। वो माँ, बेटी और बाप कील कांटों से लेस होकर अनवर हाउस पहुंचे थे। अनवर साहब ने जब बीवी और बेटे की हमायत में बोलना शुरू किया, तो नासरा ने माजी उठाकर उनके सामने यूं झाड़ दिया जैसे कोई बिस्तर की चादर झाड़ता है तो मेरी बड़ी बहन, पर भाई साहब, ये औरत आप और आपकी औलाद को बर्बाद करके छोड़ेगी, बल्कि आपको तो बर्बाद कर दिया। कोई रिश्ता ना छोड़ा, मिलता कौन है आपसे? नासरा, बकवास बंद कर के निकल जाओ मेरे घर से। शाजिया चीख उठी थी। हाँ हाँ, निकाल दो हमें भी, जैसे देवर देवरानी को निकाला था, फिर हम पर भी तावीज़ गंडे करना शुरू कर देना। भाई साहब, ये औरत आपको अव्वल रोज से उल्लू बना रही है। मुझे बहन होने की वजह से साथ देना पड़ता था। शहर के किस आमिल के पास ये मुझे साथ लेकर नहीं गई, इससे पूछे। बुलंद आवाज में चीखते लहजे अब हमसाए मुतवज्जो होकर सुनगुन लेने लगे थे। नासरा अपना मकसद हासिल करने के लिए बहन के सारे कत्थे चटे खोल रही थी। हालांकि बहन को भड़काकर घर में क्लैश डलवाए रखने में खासी हद तक वो शरीक होती थी। यानी वो दोनों बहनें क्राइम पार्टनर भी थी, पर नासरा अब पार्टनर नहीं दुश्मन बन चुकी थी। जो क्राइम पार्टनर रहे हों, वो जिंदगी में कभी दुश्मन बन जाए तो इतने खतरनाक साबित होते हैं कि नस्लें कफारा नहीं उतार सकती। शाजिया हाँफ हाँफ गई। नासरा और ईमान डट कर खड़ी थी। जुनैद देख रहा था। उसके वालिदैन की 35 साला रफाकत को खतरा लाक हो गया था। इसे लगा अब उसके बोले बिना गुजारा नहीं। मैं अब अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। बैग उठाकर यहाँ से निकलती नजर आई। वो नहायत सर्द अंदाज में बोला था। सबसे छोटे अदनान ने बड़े भाई को मसलहत खुशी उतारते देखा तो फौरन एक्शन में आ गया। वो तो कब से मुंतजिर था कि कोई ऐसा इशारा मिले और माँ की मजीद तौहीन रोक सके। चुनाचे उसने भरा बैग उठाकर गाड़ी में रखना चाहा तो मामला लॉन से आसपास के घरों में पहुंचने लगा था। अरशद और मैमूना भी अली की इत्तला पर ऐन मौका पर पहुंच गए थे। अली इस वक्त अनवर हाउस के नाए हमसाए के घर दोस्तों के साथ मैच देख रहा था। मैमूना तमाशा देखने आई थी और अरशद बड़े भाई के घर की परेशानी में आए थे। शाजिया अपने दिफा में कुछ कहने की जितनी कोशिश कर रही थी, मजीद फंस रही थी। ये किसी की सगी नहीं, ना शौहर की ना औलाद की, तो मेरी बच्ची की सगी कैसे बन जाती? इसे अपनी झूठी शान अजीज है। इसके लिए शौहर और बेटी की कमाई भी चोरी कर लेती है, चोरी चोरी तोहफे खरीद कर देती है, फिर हमसे मुतालबा करती है मेरे शौहर और ससुराल के सामने देना, ताकि मैके वालों का रोब पड़े। सारी जिंदगी हमें खुद चीजें लेकर देती रही, हम इस घर में मुंतकिल करते रहे। अब ईमान के साथ भी यही गेम चला रही है। हमें ऐसे झूठे दिखावे का शौक नहीं। इसकी कौन कौन सी फ्रॉड बताऊं? बेहतर है जुनैद से अलग होकर अपना घर बसा लो, वरना ये कभी भी तुम्हारा घर बसने नहीं देगी। वो जुनैद की आंखों में देखकर नहायत बेरहमी से बड़ी बहन की धचियां उड़ा रही थी। जुनैद को लग रहा था सब धुआं होकर हवा में तहलील हो रहा है। फजा जहर में बुझ गई है। ज्वार भाटा उसे लपेट में ले चुका था। जुनैद, इस औरत को चुप करवाओ। अनवर साहब गैर होती हालत दिखाई देने लगी। शाजिया को अदनान संभालने में लगा था। मैं आपकी बेटी को ही अलग कर रहा हूँ, अदालत में मिलते हैं। वसीम ने दामाद के खतरनाक लहजे की संगीनी पूरी शिद्दत से महसूस की थी, पर नासरा और ईमान खुद को फातेह की तरह देख रही थी। कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, यही सब समेट लेते हैं। जहरीली फजा के जेरे असर यही होना था, सो हो गया। जुनैद ने दसियों तमाशियों के सामने ईमान को जिंदगी से निकाल दिया। नासरा जैसे दीवानी ही हो गई। ये मैं ही थी जिसने अपने सोने जैसी बेटी तुम नाकदरों के हाथ पकड़ा दी। अब देखूंगी कौन तुम्हें रिश्ता देता है। तुम्हारा घर बसने दे दूं, मेरा नाम बदल देना जुनैद। तुम काट के उल्लू, तुम जैसा बेवकूफ शौहर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बीवी के सारे करतूत जानकर भी नासरा अनवर साहब की तरफ मुड़ी। बीवी के करतूत भी जानता हूँ और तुम्हारे भी जान गया हूँ। तुम अपनी गीदड़ भुभकियां पास रखो। तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरे बेटे का घर ना बसने दो। मेरे होनहार काबिल बेटे की तुम्हारी बेटी लायक ही नहीं, कब थी। चलो अब लायक तो क्या, नालायक ही ढूंढ कर दिखाना। नासरा ने सख्ता ज़्यादा सी ईमान को खींचा था। ये बात है तो मेरे बेटे का घर बसेगा, अभी तुम्हारे सामने बसेगा। तुम्हारी लड़की इद्दत गुजारेगी, मेरा बेटा अभी शादी करेगा। अनवर साहब तो हवास खो चुके थे। वो वसीम और नासरा की तरफ देखकर थूक उड़ाते चैलेंज दे रहे थे। मैमूना जो सारा तमाशा देख कर खुश हो रही थी, वो भी इसी तमाशे की जद में आ गई। अरशद साहब ऐसे मखदूश हालात में बड़े भाई और भांवज की इस कदर तजलील के बाद भाई के कंधे से कंधा
نہ ہلا سکے۔ جیسے انور صاحب نے کہا وہ بلا چونچراں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جنید، شازیہ اور میمونہ دم ہی نہ مار سکے اور صبغہ ارشد جنید انور کی زوجہ بن گئی۔ میمونہ تم پریشان نہ ہو، صبغہ اس گھر میں ایسے رہے گی جیسے پیر و مرشد کسی عقیدت مند کے گھر رہتے ہیں۔ اس چور فراڈ عورت نے جس دن صبغہ کو کچھ کہہ دیا وہ اس کا میری زندگی میں آخری دن ہوگا۔ کاش میں اس شاطر عورت کو اپنے گھر اور زندگی سے نکال سکتا، لیکن کیا کروں کہ میری جوان اولاد کی ماں ہے یہ۔ ارد گرد کے سامنے تماشے اور احساس تجلیل سے وہ سب کے سامنے ہچکیوں سے رو پڑے تھے۔ ان کی ایسی حالت نے سب کے دل پر گہرے چرکے لگائے تھے۔ برخوردار ماں کے ساتھ مل کر میرے گھر میں تم نے بہت تماشا کر لیا، باپ دادا کی عزت اچھال لی، اب مزید کی بھی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ماں کے ساتھ سڑک پر نظر آؤ گے۔ وہ عورت میری نظر سے گر گئی ہے، تم لوگوں کی ماں ہونے کی وجہ سے اسے گھر میں جگہ دے رہا ہوں، سمجھا دینا اسے بھی اور خود کو بھی۔ اس کے بعد محفل برخاست ہو گئی تھی۔ مزدور ایمان کا جہیز اٹھا کر تقریباً لاؤنج اور بیڈ روم خالی کر چکے تھے۔ جنید کو اپنا دل اور سارا جہاں خالی نظر آیا۔ اس قدر تذلیل اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھی۔ مضبوط اعصاب اور توانا ذہن کے باوجود وہ اندر سے ہل گیا تھا۔ حالانکہ دیکھنے والوں نے اس قصے میں ناصرہ کی شعلہ مزاجی دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا قصور کس کا زیادہ تھا۔ صبغہ کے اس گھر کا حصہ بننے کے بعد اب جو گیم جاری تھی وہ پہلے کی طرح زیادہ خفیہ نہیں تھی۔ حالانکہ اس کا پھیلاؤ انور ہاؤس سے ارشد ہاؤس اور ارشد ہاؤس سے ناصرہ اور ایمان تک تھا۔ فرق تھا تو صرف یہ کہ شازیہ معزول حکمران تھیں اور صبغہ کٹ پتلی۔ اس کی آنکھ جنید کی اٹھا پٹک سے کھلی تھی۔ وہ بے درک چیزیں ادھر ادھر پٹک کر جتا رہا تھا کہ اب اسے بھی اس کی نیند کی پرواہ نہیں ہے۔ صبغہ نے جواباً منہ پھیر کر مزید جتایا کہ اسے بھی پرواہ نہیں۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ آفس جا چکا ہوگا تب وہ میکے جانے کی نیت سے بستر سے اتری۔ وہ سن بلاک لگا کر چادر اوڑھ رہی تھی جب دستک دے کر زویا اندر داخل ہوئی۔ امی کے کمرے کا اے سی کولنگ ہی نہیں کر رہا، گرمی سے میری جان نکل رہی ہے، تو سوچا جب تک سیٹ نہیں ہوتا تمہارے کمرے میں لیٹ جاتی ہوں۔ صبغہ خاموش رہی۔ چادر کیوں لے رکھی ہے؟ وہ بیڈ پر احتیاط سے بیٹھتے پوچھنے لگی۔ امی کی طرف جا رہی ہوں اس لیے۔ امی بتا رہی تھی روزانہ ادھر ہی جاتی ہو، آج نہ جاؤ کیونکہ حمزہ لوگ میری طبیعت پوچھنے آ رہے ہیں، کھانا کھا کر جائیں گے۔ میری طبیعت کا تمہیں پتہ ہے، امی زیادہ دیر کچن میں رہیں تو پسینے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے شازیہ کے بدن پر ریشز ہو جاتے تھے۔ میرے سسرال والے باہر کا کھانا پسند نہیں کرتے، اس لیے آج تو تمہیں بنانا پڑے گا۔ صبغہ کو لگا زویا نے آج پر زور دیا ہے۔ کل سے جنید کے اینول ڈنر سے شروع ہونے والا ذہنی دباؤ اب زویا کی باتیں سن کر مزید عروج پر پہنچ گیا۔ روزانہ ماں کے ساتھ ان کے گھر میں وقت گزارنا اس کا معمول تھا۔ معمول میں خلل ڈالنے میں طبیعت مزید بیزار ہوئی۔ اوپر سے فون پر بھی بات کا چانس ختم ہو گیا کہ زویا بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ جیسی ان ماں بیٹی کی گفتگو ہوتی تھی وہ بیڈ روم سے باہر کال کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ دکھتے سر، بجھے دل اور تھکن زدہ جسم کو لیے وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ وائٹ قورمہ کی تیار ہانڈی ایک طرف کر کے اس نے پلاؤ بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ جنید کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ شرمندہ ہونے کے بجائے صبح مجھ سے ہی ناراض ہو کر گیا ہے۔ ہوتا رہے ناراض، مجھے کیوں فکر ہو گئی ہے؟ وہ خود ہی خود پر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ جب سے شادی ہوئی ہے میرے غلط رویے پر وہ ہنس کر ٹال رہا ہے۔ مجھے ایمان کے تانے دے کر مینٹل ٹارچر نہیں کرنا چاہیے۔ اف، میں بالکل امی کی طرح بیہیو کیسے کر گئی؟ رمشا ٹھیک کہتی ہے، مجھ پر امی کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ جنید سے خود سوری کرنا چاہیے۔ ہرگز نہیں، میں اس کے لیے اہم ہی نہیں تو تعلق اچھا کرنے کا فائدہ؟ ایمان اور ناصرہ کی رائے ہی درست ہے۔ یہ گھر اور جنید لوگ بس ایک دوسرے سے خوش ہیں، کسی تیسرے کی ان بہن بھائیوں میں جگہ نہیں۔ یہ لوگ آپس میں ہی بیسٹ فرینڈ ہیں۔ رات کیسے نومی سے باتیں کر رہا تھا، آفس تک میں ایمان سمجھ گئی۔ اس شخص کی زندگی سے ایمان کبھی نہیں جا سکتی۔ رکے آنسوں بھل بھل بہنے لگے۔ غم، غصہ، ناراضگی اور معمول کے مطابق ماں کے گھر نہ جا سکنے کا کلر۔ وہ چاول دھوتے ہوئے رونا شروع ہوئی تو تنہائی کا فائدہ اٹھا کر روتی چلی گئی۔ سنک میں پانی کے ساتھ اس کے آنسو بھی گر رہے تھے۔ جب اس نے کچن ونڈو میں سے میمونہ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا اسے اور شدت سے رونا آیا تھا۔ گزشتہ روز کے واقعات اور پھر رات ہونے والی چیخ چیخ کے بعد نومی کی بیڈ روم میں سونے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ صبح وہ سر درد کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ جب اپنے بیڈ روم میں آفس کے لیے تیار ہونے آیا تو اس کی بے حسی پر مزید دماغ خراب ہوا تھا۔ اب تو سر درد سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے سامنے لگے کلاک کو دیکھا جو 2 بجانے والا تھا تو گھر واپسی کا پلان کر لیا۔ خلاف توقع باس نے بھی خوشی خوشی اسے جانے کی اجازت دے دی۔ گھر کے قریبی سگنل پر گاڑی بند ہوئی تو دوبارہ سٹارٹ ہی نہ ہوئی۔ لعنت ہو، آج کا دن ہی خراب ہے۔ لیپ ٹاپ کا بیگ کھینچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا اور میکینک کو کال کی۔ شبیر بھائی، گاڑی بند ہو گئی ہے، لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، خود ہی سٹارٹ کر کے لے جانا، میں گھر جا رہا ہوں۔ جنید، گھر جا رہے ہو؟ جی انکل، گاڑی اچانک ہی بند ہوئی ہے۔ کوئی نہیں پتر، انجن میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بیٹھو۔ یوں وہ مرزا صاحب کی بائک پر گھر پہنچ گیا۔ پہلے تو اسے لگا زویا کے سسرال والے آ چکے ہیں، لیکن لاؤنج میں پہنچنے تک وہ میمونہ
شازیہ اور زویا کا دھواں آوازیں پوری جزیات سے سمجھ چکا تھا۔ ارے سیج پر تو بٹھا کر رکھا ہوا ہے، رات سونے کے لیے آتی ہے، صبح ہوتے ہی پھر تیری گود میں گھس جاتی ہے۔ خود ماں بیٹی اے سی میں بیٹھی ہو، وہ کچن میں دعوتی کھانے پکا پکا کر بے حال ہوئی پڑی تھی۔ یہ سیج ہے چچی، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ چپ کر، تو ماں کی سائڈ ہی لے گی۔ عجب گھمسان کانن پڑا ہوا تھا۔ سبغا اسے دیکھ کر ماں کی چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ عدنان نے فوراً ہی نومی کو پھر سے کال ملائی۔ کہاں رہ گئے ہو؟ بڑا بھائی تم سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ عدنان کا موڈ سخت خراب ہے۔ میں بس پہنچ گیا، تم بھائی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، کسی طرح بھی لے جاؤ، ابھی آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنید سر درد بھول چکا تھا۔ تمہیں نہیں نظر آ رہا؟ کب تک اندھے بنے رہو گے؟ پہلے اس عورت نے اپنی سگی بھانجی کی حد درجہ تنگ کیا، پھر طلاق دلوائی۔ میمونہ نے سالہ سال کا بغض بھرپور طریقے سے نکال لیا تھا۔ انہیں شادی کے اولین سالوں سے حسرت تھی کہ کوئی اسے روکنے والا نہ ہو اور وہ اپنی جیٹھانی کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے، اسے اتنی سنائی کہ اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ آج اسے یہ موقع مل گیا تھا۔ جنید کے آنے سے پہلے وہ اپنا کینہ شازیہ بیگم پر اڈیل چکی تھیں۔ شازیہ کوئی سیدھی سادی یا ساوتری نہیں تھی، وہ بھی سمجھ رہی تھیں یہ ماضی کا کینہ ہے۔ چچی، اب ایک لفظ بھی میری ماں کے بارے میں مت بولیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کون سا بغض نکال رہی ہیں۔ جنید کی آنکھوں میں بلا کی سرخی اتر آئی۔ زویا خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ سبغا جنید کو غیظ میں دیکھ کر آنسو بہانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میمونہ کو اسی لیے جنید پسند نہیں تھا کہ وہ بلا کا ذہین اور غضب کی یادداشت رکھتا تھا۔ ان کے ماضی میں چھپ چھپ کر کیے وار اسے منوعن یاد تھے۔ اپنی ماں کو بھی اس کے افعال دکھا لیتے تو تمہارے دادا دادی چھوٹی بہو کے گھر آنے کے لیے ترستے نہ رہتے۔ میں نے انہیں ایک بار بھی نہ روکا، وہ خود تیری طرف جانے کو راضی نہ تھے۔ اللہ جانتا ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو شام نہ دیکھوں۔ سچ یہ ہے کہ تم ان دونوں کے جی کا روگ بنی تھی۔ تم نے ان کے بیٹوں کو الگ کر دیا، تم نے ان سے ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا چھینا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے میمونہ کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی وحشت ہوتی ہے، اس دہلیز نے ان کی دہلیز دو ٹکڑے کی ہے۔ انہیں تیری ساری چالاکیاں سمجھ میں آ گئی تھیں، اسی لیے مرتے دم تک میرے ساتھ رہے۔ میں نے سنبھالا اور اسی گھر سے ان کے جنازے اٹھے تھے۔ اتنی اچھی ہوتی تو تیرے پاس نہ رہتے۔ اپنے کنگن وہ 4 لوگوں کے سامنے مجھے دے کر گئی تھی۔ میں نے چوری نہیں کی تو ساتھ رہتی تجھے دے جاتی۔ عمر گزر گئی، تیرا ساڑنا ختم ہوا۔ شازیہ نے ساس سسر کا موقف نان سٹاپ کہہ کے میمونہ اور سبغا کے سامنے رکھا تھا۔ سبغا تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہی تھی کہ انور صاحب آ گئے۔ وہ بھی داماد اور سمدھیانے کی وجہ سے جلدی آئے تھے، پر وہاں داماد نہیں بھانج آئی ہوئی تھی۔ گھر میں پھر سے بے وقت کا شور لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بیوی کے سارے کلمات خود سنے تھے، جبکہ بھانج ان کے آنے سے پہلے وہ حسرتیں نکال چکی تھیں کہ وہ برداشت ہی نہ کر پاتے۔ عدنان آہ بھر کر رہ گیا۔ نومی نے تیزی سے باپ کو قریبی کمرے میں لے جانا چاہا تاکہ والدین کی لڑائی سے چچی لطف اندوز نہ ہو سکیں۔ شازیہ بری تھیں، پر اتنی بھی بری نہ تھیں کہ سب اسے ڈھول کی طرح بجاتے چلے جاتے۔ بس جنید کی ایمان سے شادی کے بعد ان کے ستارے گردش میں آئے تھے۔ چنانچہ انور صاحب نے نومی کو جھڑک کر میدان پرخار میں قدم رکھ دیا۔ میمونہ کی مراد بر آئی اور شازیہ کی جان پر بن گئی۔ انہوں نے بے بسی سے اپنے شاندار، لائق ترین اور مضبوط اعصاب کے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ماں کا دیکھنا ہی کافی ہو گیا۔ اگلے لمحے اب وہ ماں اور باپ کے درمیان کھڑا تھا۔ یہ دیکھ بی بی، میرے ہاتھ جڑے ہیں، جا میرا پیچھا چھوڑ، میرا داماد اور سمدھیانہ آنے والا ہے۔ شازیہ نے بڑے بیٹے کو دیوار کی طرح مضبوط دیکھ کر میمونہ کے سامنے کھٹاک سے ہاتھ جوڑے۔ چچی آپ اپنے گھر جائیں، یہاں سب ٹھیک ہے۔ مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انور صاحب نے باری باری جنید اور سبغا کو دیکھا۔ میں بتاتی ہوں۔ نہیں، آپ کا بے حد شکریہ چچی، میں اپنے باپ کو سب کچھ خود بتا دوں گا۔ آپ بتائیں گی تو جھوٹ بولیں گی۔ جنید آپ امی کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کو ذرا جو احترام ہو، جس دن احترام کے لائق ہوئی وہ بھی لوں گا۔ دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ کا بیٹا آپ لوگوں سے ایسے بات کرتا ہے۔ نومی، زویا اور عدنان مسلسل اشارے کر کر کے جنید کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلو سبغا، تمہارے ابو اب خود بات کریں گے۔ بہت بےعزتی کروا لی اس کل کے لونڈے سے۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، جتنی تم نے صبح شام وہاں ڈیوٹی کرنی تھی کر لی۔ میں نے بھی جتنا تمہارے ساتھ کمپرومائز کرنا تھا کر لیا۔ اب آج سے اس گھر کو سرائے سمجھنے والی عیاشی ختم۔ اس نے چلتی آنکھوں سے سبغا کو دیکھا۔ سبغا میرے ساتھ جا رہی ہے؟ چلو سبغا۔ سبغا نہیں جا رہی، وہ پہلے سے زیادہ سرد انداز میں بولا۔ جاؤ تم ماں کے ساتھ، میں اس کی طبیعت درست کرتا ہوں۔ ابو، آپ میرے اور میری بیوی کے معاملات میں خود ہی حل کرنے دیں۔ وہ بھنا ہی گیا۔ انور صاحب شازیہ بیگم پر چڑھ دوڑے۔ تم یہی چاہتی تھی کہ اولاد میرے آگے کھڑی ہو جائے؟ لو، ہو گئی، کر لو چراغا۔ ابو پلیز امی کو بیچ میں مت گھسیٹیں، وہ ہماری ماں ہیں، پنجنگ بیگ نہیں جسے کبھی ان کے بہن بھائی تو کبھی آپ کے پنچ کرتے جائیں۔ اس کے انداز میں حد درجہ بے بسی اور عاجزی تھی۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ آگے لگو یا ادھر اس کے پاس رہنا ہے، جس نے تمہاری ماں کی اس قدر مٹی پلیت کی، وہ ماں کو نہ ٹال سکی۔ اسے جاتے دیکھ جنید نے اپنے تاثرات مزید پتھریلے کر لیے۔ اب ارشد کے سامنے بات ہوگی، ناک سے لکیریں کھینچو گے تو ہی بیٹی واپس بھیجوں گی۔
अपनी बेटी शौक से अपने पास रखो चची, मुझे आपकी कोई बाकियात इस घर में नहीं चाहिए। अपनी बाकियात के नाम पर मैमूना को ज्यादा ताव आया और वो मजीद सख्त हुई। वो चली गई तो वो सब बाप के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए कि अब दूसरी जंग वालिदैन के दरमियान मुतवक्को थी। तुम लोग यही चाहते थे कि मैं मैमूना के सामने तुम्हारी माँ से कोई बात ना करूं। मैंने नहीं की, लेकिन जुनैद मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम भी सुन लो। उन्होंने शाजिया पर कहर आलूद निगाह डाली। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों सिबगा को वापस ले आओ, वरना अपनी माँ को जहाँ चाहे ले जा सकते हो। जितना इस औरत ने मुझे खानदान में हल्का करवा दिया है, इसके बाद तो साथ रहने की गुंजाइश ही नहीं निकलती। उनकी बात पूरी होने से पहले जोया बेहोश हो चुकी थी। बात बीच में छोड़कर जोया को अस्पताल ले जाने की पड़ गई। फिर क्या सोचा है सिबगा? वो नोमी का मैसेज पढ़ रही थी, सामने बैठी माँ नासरा से बात कर रही थी। यकीन करो मैंने ऐसी हसरतें निकाली हैं कि शाजिया बेगम मरकर भी याद रखेगी। अगली पिछली सारी कसर पूरी कर दी, बल्कि तेरी और ईमान की तरफ से भी ताने मारे थे। लो भला जोया बोलकर तो दिखाती, मैं चमाट मार कर मुंह ना रंग देती। नाना इतनी जल्दी मैं सिबगा के अब्बू को नहीं मानने दूंगी जब तक जुनैद नाक से लकीरें ना निकाले, मेरी और मेरी बच्ची की मिन्नतें ना करवाए। इस अकड़ू खान से तो नाम बदल देना। नहीं नहीं नासरा, ऐसा नहीं होगा। जुनैद भले कितना ही खुदसर हो, चचा और बाप के मुखालिफ नहीं जाता, इसे पता है। अनवर भाई बुढ़ापे में शाजिया के चूंडे में खाक ना डाल दे। सिबगा माँ की एक तरफा गुफ्तगू से अंदाजा कर रही थी कि नासरा क्या बोल रही है। वो माँ को रोकना चाहती थी कि नासरा से बात ना करें, लेकिन मैमूना माँ होने का रोप डालकर अपनी ही करती थी। वो उठकर रिमशा के पास जा बैठी। अम्मी किसी तौर नासरा से कम नहीं है। रिमशा ने किताब और नोटिस पीछे करके सुते हुए चेहरे से बहन को देखा तो सिबगा की आंख से आंसू छलक पड़ा। अम्मी ने ताई अम्मी के साथ बहुत ज्यादती की है। दादा दादी के मामले में भी अम्मी अपने खुद साख्ता नजरिए से पीछे नहीं हट रही। ताया अब्बू और ताई अम्मी का रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया है। नोमी कह रहा था जुनैद और अब्बू आमने सामने ना आ जाएं। सबू तुम्हें अम्मी के साथ नहीं आना चाहिए था, खासकर जब जुनैद भाई मना कर रहे थे। मैं होती तो कभी ना आती। मैं अम्मी के सामने मजबूर हो जाती हूँ। वो भल भल रो दी। तुम नोमी भाई की बात मान लो, चुपचाप चली जाओ। अम्मी की जिद नहीं पूरी होनी चाहिए। जुनैद भाई क्यों मिन्नतें करे? तुम्हें लगता है कि जुनैद मुझे लेने आएगा? वो इस सजाया अंदाज में हंसी, साथ ही आंखों से आंसू गिरने लगे। कभी नहीं, मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। बैरूनी गेट पर कोई बेल पर हाथ रखकर हटाना भूल गया था। अरे बड़ी फुफो, आज कैसे रास्ता भूल गई हैं? सिबगा को हकीकी खुशी हुई। हफ्ता भर उसे आए हो चुका था। ये पहली घड़ी थी जो उसे सुकून बख्श लगी। बड़ी खुशगवार माहौल में खाना खाया जा रहा था। सुना है नासरा फतवा लेने के लिए मुख्तलिफ मसालिक के सेंटरों के चक्कर काट रही है ताकि ईमान और जुनैद फिर से इकट्ठे हो सके। सिबगा को जोरदार अच्छू लग गया। अरे नहीं बाजी, आपको गलत फहमी हुई है। ईमान तो जुनैद जैसे बदलिहाज और बेलगाम की शक्ल नहीं देखना चाहती। किसी ने बेपरकी उड़ाई है। मैमूना, ये 100% सच है, तुम्हारा दिल ही नहीं मान रहा। खैर क्या कहते हैं बड़े भाभी लोग, इधर से ही आई हैं आप, पूछना तो मुझे चाहिए कि इनके क्या इरादे हैं। इनके इरादे तो नेक ही हैं। तुम अपनी बताओ। जब तक जुनैद, शाजिया बाजी और जोया आकर माफी नहीं मांगते और जुनैद नए वाले फ्लैट में सिबगा को रखने की शर्त नहीं मानता, मैं सबू को नहीं भेजने वाली। मैंने अरशद साहब से साफ कह दिया है। मैमूना ने नाक से मक्खी उड़ाई तो नंद ने उसे तासुब भरी नजर से देखा। वो आज भी वही मैमूना थी जो अलग घर का रट्टा लगाए रखती थी। शाम को जाते जाते मैमूना से चोरी फुफो उसे कह गई, सबू घर बसाने मुश्किल, उजाड़ने आसान है। तुम्हारी माँ ने जुनैद की बचपन से ही उससे जिद बांध ली थी। वो प्यारा बच्चा है, मुझे जितना वो प्यारा है उतनी ही तुम। इसलिए बेटा माँ की ऐनक उतार कर खुद फैसला करो, जल्द अज जल्द, इससे पहले कि जुनैद के सर पर जिद सवार हो जाए। मर्द को जिद नहीं दिलाते मेरी बच्ची, हिकमत व हलीमी से तस्खीर करते हैं मेरी बच्ची। फिर उसने फैसला कर लिया। रिमशा, नोमी मुझे लेने आ रहा है, मैंने उसे मैसेज कर दिया है। तुम मेरे जाने के बाद अम्मी को बता देना। मैं अपने घर वापस चली गई हूँ। तुम खुद बता देती। नहीं, मुझे अम्मी से डर लगता है, उनके सामने मैं सिर्फ इन्हीं की मानने पर मजबूर हो जाती हूँ। वो घर में दाखिल हुई तो शाजिया फलियां तोड़ रही थी। उसे देखकर पहले हैरान हुई, फिर दोनों बाजू खोल दिए। वो भागकर ताई के सीने से जा लगी। किसके साथ आई हो? वो उसे सीने में भींचे हुए बोली। नोमी को मैसेज किया था। मैमूना कैसे मानी? मैं इनको बताए बगैर आई हूँ। अपने घर आने के लिए मुझे किसी से कुछ पूछने या बताने की जरूरत नहीं है। सिबगा की पोजीशन और कल्बी हालत का सोचकर शाजिया उसकी कमर पर हाथ फेरने लगी। जुनैद नहीं मान रहा था। मैं इस दिन से मैमूना के पास जाने की कोशिश में हूँ, पर जुनैद आज रात उसे चोरी जाने का इरादा था। मेहरबानी मेरी बच्ची, मुझे अपने ताया और खानदान के सामने मजीद रुस्वा होने से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शाजिया की आवाज भरा गई। सिबगा तड़प कर एक बार फिर उनसे लिपट गई। आई एम सॉरी ताई अम्मी, सॉरी अम्मी की तरफ से, मैं माफी मांगती हूँ। उन्होंने बहुत बुरा किया। कहाँ बुरा किया, आईना ही तो दिखाया। जवानी के जोश में हम औरतें एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या क्या कर जाती हैं। मैंने और तेरी अम्मी ने भी हर हर मौके पर एक दूसरे को जिक पहुंचाने की कोशिश की। मैं तो तब ऐसी नादान थी, बाबू शाबों के पास भी चली जाती थी कि मेरा शौहर मेरा बन जाए।
देवरानी मुंह की खाए। आह कैसी पागल थी, जाली बाबों के तावीज़ गंडों पर यकीन रखती थी। वो तो खुदा भला करे, जुनैद, जोया सबने दिमाग दुरुस्त करके अल्लाह और उससे दुआओं पर यकीन कामिल कराया। खानदान में बसने वाली तमाम औरतों को एक दूसरे से जंग व जदल करते इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए कि अगर कातिब तकदीर किसी जुनैद और सिबका का साथ लिख दिया हो तो बगैर नीचे दिखाए कबूल कर लिया जाए। काश मुझे पता होता आने वाले वक्त में मेरे जुनैद की दुल्हन तुम होगी तो मैमूना की हर कड़वी कसीली सह जाती। आपने हमेशा उनकी सही है, लेकिन वो सिबका माँ को सोचकर रो दी। ताई अम्मी मुझे डर है, अम्मी को कभी एहसास नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। तू उठकर नहा धोकर कपड़े बदल, कैसी मैली मैली लग रही है। कोई अच्छा जोड़ा पहनना, जुनैद आने वाला है। उसके सामने का सोचकर सिबका का दिल डूबकर उभरा और फिर मामूल से अलग लैब में धड़कने लगा। बेहतरीन लिबास और खुले दिल से खुद पर खुशबू छिड़क कर उसने अपने खूबसूरत लंबे खुले बाल छोड़ दिए कि उसे पता था जुनैद को उसके लंबे घने चमकीले बाल बहुत अच्छे लगते थे। उसके आने पर वो किसी हद तक खौफजदा से दिल के साथ पानी लेकर सामने आई तो वो शॉक्ड हुआ था। अम्मी क्यों चिल्ला रहे हो, आप चचा की तरफ गई थी। मैं खुद आई हूँ, ताई अम्मी नहीं गई। उसके जवाब पर उसने घुर कर उसे देखा। सारी खुशबुएं और खुले बाल बेकार गए। रात को भी उसे बेड पर लेटा देख वो अपना तकिया उठाकर सोफे पर ले गया। जुनैद आप बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर लेट जाती हूँ। क्या चाहती हो मैं कमरे से भी दफा हो जाऊं? नहीं नहीं, हड हराम वो कभी नहीं थी, अलबत्ता माँ की कठपुतली जरूर बन गई थी। अब वो धागे टूट गए तो वो असली सिबगा बन गई थी जिसे घर और घर संवारने से मोहब्बत थी। उसके हाथ के बने नाश्ते पर सब उंगलियां चाट रहे थे। जब जुनैद तैयार होकर डाइनिंग में दाखिल हुआ, सामने ही वो पूरी दिलजमी से किचन में मसरूफ थी। जुनैद ने उसे कड़ी नजरों से घूरा। जल्दी आ जाए सिबगा बाजी ने क्या मजे का नाश्ता बनाया है, मजा आ गया। ये किचन में खड़ी जहमत क्यों फरमा रही हैं? आ जाए मैडम, आपकी वालदा को पता चल गया कि काम कर रही हैं तो नाक से लकीरें निकलवाने आ जाएंगी। आप बाहर तशरीफ ले आए, हम सारे खादमों की तौहीन है अगर आप काम करेंगी। अभी मेरी वालदा माजदा आपके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करती हैं। आपका खादम आपको बिजाते खुद सर्व करेगा। नाश्ते के बाद आपने हस्बे साबिक हेडक्वार्टर भी तशरीफ ले जानी होगी। जुनैद कुछ शर्म करो, ओल फोल बोले जा रहे हो। बोलने दे ताई अम्मी, वो मुझसे नाराज है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। किसने कहा मैं नाराज हूँ? मैं तो इतना खुश हूँ कि उल्टी कलाबाजियां लगाने को दिल कर रहा है। अदनान ने सर झुकाकर मुस्कुराहट छुपाई जबकि वो बगैर नाश्ते के ही निकल गया। 2 दिन मजीद उसकी साथ मैरी के नजर हुए और इन्हीं 2 दिनों में सिबगा ने मासी के साथ मिलकर घर का कोना कोना लश्का मारा। मासी की मश्क सितम से बुझा बुझा रहने वाला फर्श और दरो दीवार ऐसे दमकने लगे थे जैसे रोशनी के इस्तारे हों। वो नहाकर निकली थी जब शाजिया बेगम ने पैगाम दे डाला कि फटाफट जुनैद का सफरी बैग तैयार कर दे। वो अपने बॉस के साथ 3-4 हफ्ते के लिए पिशावर जा रहा है। उसके पास घर आने का भी वक्त नहीं था, इसलिए अदनान उसका बैग एयरपोर्ट पहुंचाने जा रहा था। 3-4 हफ्ते बदलकर 8 हफ्ते तक पहुंच गए। सुबह सुबह हल्की खुनक हवा चलने लगी थी। रुत बदल गई, घर और घर के मकीन बदल गए। ना बदला तो सिबका के दिल का मौसम ना बदला। वो सबसे बात कर रहा था सवाए उसके। उसने भी सोच लिया मैं इसकी खातिर माँ को पसे पुश डालकर खुद आई हूँ, यही काफ़ी है। इससे आगे सुलह का सफ़र वो तय करना चाहे तो करे, मैं इसे नहीं मनाऊंगी। वो सुबह की ताज़ा फजा में बोझल दिल के साथ नंगे पैर लॉन में फिर रही थी। सबू, जुनैद के अब्बू कहाँ हो? सब हमारी जोया को अल्लाह ने रहमत से नवाजा है। शाजिया खुशी से कांपती आवाज में सारे घर को इकट्ठा करने लगी। एकदम से घर का माहौल बदल गया। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। जोया अस्पताल में थी, तुम्हें पता था? अनवर साहब पूछ रहे थे। नहीं, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो इंतजार में थी कि फ़ोन करेंगे तो मैं भी साथ ही अस्पताल जाऊं, पर हमजा ने अभी बताया रात ढले अचानक अस्पताल जाना पड़ा तो हमारी बेआरामी का सोचकर उसने कॉल ही नहीं की। सुबह अजान के वक्त बेटी हुई है। अगले ही लम्हे वो सब गाड़ी में लदकर अस्पताल रवाना थे। अब तो तुम जरूर ही आओगे, काम भले ना भी खत्म हो तब भी अपनी अजीज बहन और भांजी से मिलने अस्पताल जरूर पहुंचोगे, चाहे एक दिन के लिए आओ। वो सोच रही थी कि कल या फिर रात के गए उसकी आंध होगी, लेकिन इस सिमत सबको शौक तब लगा जब उसे अस्पताल के वेटिंग रूम में हमजा के साथ खड़ा देखा। वो सब से फर्दन फर्दन गले मिलकर उसके सामने आ खड़ा। तुम भी मिल लो यार। सिबगा बिदक कर पीछे हटी। मुबादा वो सचमुच गले लग जाए। चलो हाथ तो मिला लो, ऐसी भी क्या नाराजगी। उसने अपना साफ शफाफ तवाना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने झिझक कर जरा सी उंगलियां मसकी और वापस खींच ली। वो उसकी हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुराया। अस्पताल के कमरे में कंबल में लिपटी गुलाबी गुड़िया सबकी तवज्जो का मरकज थी। जोया को उनके साथ प्राइवेसी देने के लिए हमजा और उसकी फैमिली बाहर जा चुकी थी। जोया कभी ना कहना मैं मारकर फेंक दूंगी, पर अपनी बेटी फलां को नहीं दूंगी। अपनी देवरानी जिठानी नंद भांवज सबके साथ इख्तलाफ करते इतनी गुंजाइश रखना कि मुस्तकबिल में इकट्ठे होना पड़े तो माजी का कीना साथ ना हो। इन रिश्तों के बच्चों को ऐसा ना धुतकारना कि कल कातिब तकदीर के बनाए जोड़ दिल कबूल ना करे। शाजिया
बे आवाज़ रो रही थीं। वो सब जानते थे इन बातों का सियाक व सबक क्या है। सिबगा के दिल हाथ पर पड़ रहा था। उसकी माँ का सारा करखतपन याद था। जुनैद, ज़ोया, नोमी वगैरह को वो बच्चों के बजाय दुश्मन की तरह डील किया करती थी। बदले में शाज़िया भी उसके और रिमशा के साथ वैसा ही सलूक करने की कोशिश करती थी। अम्मी, हालात जैसे भी हों, मैं सारे रोज़न कभी बंद नहीं करूँगी। कुछ खिड़कियाँ हमेशा खुली रखूँगी ताकि मुस्तकबिल में कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा मेरा पीछा ना करे। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अनवर साहब ने नम आंखों के साथ बेटी के सर पर हाथ फेरा। बहन भाइयों से मोहब्बत करना, लेकिन हद में रहकर, वरना माँ जैसे जख्म सहने पड़ेंगे। फ़ज़ा के बोझलपन को हमज़ा और उसकी वालदा की आमद ने मुकम्मल तोड़ दिया। शाज़िया भी संभल गई। बच्ची के नैन नकुश डिस्कस होने लगे तो शाज़िया ने कहा, सिबगा बेटा, तुम अब जुनैद के साथ घर चली जाओ। इसे नाश्ता वाश्ता दो, मेरा बच्चा घर के खाने को तरसा हुआ है। नोमी ने गाड़ी की चाबी भाई की तरफ बढ़ा दी थी। कहिए कैसे मिजाज है? जुनैद ने एहतियात से मोड़ काटते पूछा। जवाबन उसने मुंह फेर कर विंडो से बाहर देखना शुरू कर दिया। मिजाज तो बड़े ऊंचे लग रहे हैं। मुतवस्सम लहजा। यार, मैंने जानबूझकर तुम्हें कॉल नहीं की। मैं चाहता था तुम्हारा हम इश्क, याद और जुदाई में जल जल कर पुख्ता हो जाए ताकि आइंदा कभी मुझे छोड़कर ना जा सको। मुंह धो रखें अपना। उसने बीवी के इस अंदाज पर बेसाख्ता कहका लगाया। अच्छा, अपना हाल नहीं बताना तो यही बता दो कि उस्ताद कैसे हैं? शरारत उसके इर्द गिर्द से फूटी पड़ रही थी। सिबगा ने चौंक कर उसे देखा और फिर मतलब समझकर जोरदार मुक्का उसके कंधे पर ठोक दिया। बदतमीज, जरा शर्म नहीं आती? आपकी भी चची हैं वो। जुनैद का अगला कहका भी बेसाख्ता था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा मेरी जान? हर माँ अपनी बच्चों की उस्ताद होती है, बस फ़र्क यह है कि मेरी चची प्रोफेसर हैं। अंदाज साफ चिढ़ाने वाला था। सिबगा ने एक और मुक्का मारना चाहा तो उसने हाथ थाम कर लबों से लगाकर अपने घुटने पर रख लिया। अभी तक बच्ची ही हो तुम। नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई? नहीं, रिमशा, अली और अब्बू घर आकर मिल जाते हैं। अम्मी नहीं आती, ना मैं कभी उनकी तरफ गई हूँ। तुमने खुद चले जाना था। बस अजीब सा वहम और खौफ है, इसलिए नहीं जाती। चलो मैं लेकर चलता हूँ, पहले चची की तरफ ही चलते हैं। वैसे भी अभी वो अकेली होंगी, तसल्ली से गिले शिकवे हो सकते हैं। मैं भी उनसे सॉरी कर लूँगा और जोया की गुड़िया का भी पता बता देते हैं। हाँ, ये ठीक है। वो एकदम पुरजोश हुई। दिल पर तारी जमूद की आखिरी तह भी उतर गई। ऐसा करते हैं, मिठाई भी ले लेते हैं। गुड़िया की खुशी में मिठाई तो बनती है, लाजिम बनती है भाई। उसने बताशे से केक और मिठाई पैक कराई और एक एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग पकड़ा और गाड़ी में आ बैठा। पीछे से ब्लू बैग खींचकर सिबगा की गोद में दिया। इसमें चची और चाचू के लिए शालें निकाल लो, दूसरी दो अम्मी अब्बू के लिए हैं। आप मेरी अम्मी अब्बू के लिए भी गिफ्ट लाए हैं? उसके गले में तशक्कुर का पानी अटका तो आवाज़ लड़खड़ाई। टैग उतार तो सोचा था, घर जाकर उतारूंगा, पर अभी उतारना पड़ रहे हैं। टैग उतारते सिबगा की नज़र कीमत पर पड़ गई। 70,000 की शॉलें थीं। इतनी महंगी? अल्लाह, आपने इतनी महंगी क्यों खरीदी? सारे पैसे इन पर उड़ाए? कोई सदमा सा सदमा था। जुनैद ने एक हाथ से स्ट्रेनिंग थामा और उसकी गोद से उठाकर बैग पिछली सीट पर फेंक दिया। तुम्हारे लिए भी काफ़ी शॉपिंग की है, वो मज़े से बोला। मतलब 2-3 महीने की सारी तनख्वाहें उजाड़ डाली। अब ताया और ताई अम्मी को क्या देना है? वो बला की फिक्रमंद थी। तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी है? वो गहरी नज़र से उसे जांच रहा था। पता नहीं, कोई अंदाज़ा? जितनी भी हो, मैंने क्या करना है अंदाज़ा लगाकर? खातून, तुम तो सीधे दिल पर वार कर रही हो। फिर भी कोई अंदाज़ा तो होगा। यही होगी कोई लाख, 1.5 लाख। बड़ी सादगी से जवाब दिया। 6 लाख समथिंग है। निहायत हलीमी से उसे बताया तो वो उसे देखकर बेसाख्ता माशाल्लाह माशाल्लाह का विर्द करने लगी। ईमान के किस्से ने मुझे तोड़ डाला था। मैं खुद से बेहद शर्मिंदा था। लोगों से शर्म आती थी। तुम्हारा शुक्रिया इन चंद हफ्तों में इत्तेमाद बहाल कर दिया। तुम्हारा रंग ऐसा ऐसा चढ़ता है, पर बहुत पक्का चढ़ता है। जुनैद, अनवर, मैं फुर्सत से बताऊंगी कि तुम्हारा रंग मुझ पर फौरन चढ़ा था और इतना पक्का चढ़ा कि दिन ब दिन मजीद निखर रहा है। उसने स्ट्रेनिंग पर जमे अपने शरीके सफ़र के हाथ पर हाथ रख दिया कि यकीन था जिंदगी का सफ़र इस संगत में सहल गुजरने वाला था। उसने रोज़न खुले रखने थे, तमाम खिड़कियां बंद नहीं करनी थी।